बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आपको पता है कि मौसम बदल गया। अगर आप लाहौर में रहते हैं तब तो आपको आइडिया होगा कि सर्दी बहुत शदीद हो गई है। वैसे रात के टाइम पे जिस कदर ठंडी हवा चल रही थी, मुझे बाकायदा तौर पे एहसास हुआ कि मैंने अभी तक अपनी विंटर्स की जो वार्डरोब है उसको यूटिलाइज़ करना शुरू ही नहीं किया, ना मैंने उसको भी निकाला है प्रॉपर्ली। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बहुत सारे लोगों की हुडीज़, कोट्स और ये सब चीज़ें बाहर आ चुकी हैं। एंड आई होप कि मुझे भी आज अल्लाह मियाँ इतनी हिम्मत तौफीक दे कि मैं भी अपनी वार्डरोब का सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकूं, क्योंकि अभी तक तो मुझे ये सुस्ती हो रही है कि मैंने उस वार्डरोब को निकालना है, फिर उसको वो प्रॉपर प्रोसेस से गुजार के आपको पहनना पड़ता है ना। सो यस, ये है सुबह सुबह वेदर की अपडेट। चाय मुझे मिल चुकी है, बहुत सारे लोगों को अगर चाय नहीं मिली तो आई फील फॉर यू। ये बड़ा मुश्किल काम होता है चाय के बगैर सुबह सुबह बोलना, अपना दिमाग को प्रोसेस करना, कुछ भी करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगी। थोड़ी देर सब्र करें, हौसला करें, तहम्मुल करें। और आपको हम साथ साथ पॉलिटिकल ख़बरों से आगाह करते हैं। और आपको पता है पॉलिटिकल ख़बरों की सूरत हाल ना हर गुजरते दिन के साथ कुछ अजीबो गरीब सी हो रही है। जब भी मैं रोज़ सुबह बात करती हूँ मुझे लगता है कभी कभी कि मैं वही साइकिल है, उसी हवाले से रोज़ बात कर रही हूँ। फिर कभी लगता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ, तो मैं खुद बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ। लेकिन जब हम तज्जिया लेते हैं तो पिक्चर थोड़ी थोड़ी हमें क्लियर हो जाती है। हर आने वाला दिन जो है पीटीआई के लिए एक नया इम्तिहान साबित हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट करके उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसके बाद बानी पीटीआई की मुश्किलात में कहा जाए कि मजीद इजाफा होगा तो ये गलत नहीं है। फैसल वाडा साहब ने कहा है कि फैज़ हमीद ने सबूत और गवाही दे दी, अब बानी पीटीआई को कैसे छोड़ा जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दो टोक अल्फाज में एक बार फिर कह दिया है कि जिन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की नापाक कोशिश की, उस पर मीटिंग की, उसकी हिदायत दी, मुल्क के खिलाफ जो साजिश की गई उसमें मुलविस किसी भी शख्स को ना तो छोड़ा जाएगा, सरकारी निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इकदामात भी तेज किए जाएंगे। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम की गई जो टास्क फोर्स है उसको हर मुमकिन फैसिलिटेट किया जाएगा, वसाइल फराहम किए जाएंगे। ताहम सुप्रीम कोर्ट के जो आईनी बेंच ने बानी पीटीआई की जो 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त है वो मंजूर करते हुए समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म भी दे दिया है। इसके अलावा जी एक और केस जिस पे हम बात कर रहे थे कि पीटीआई तो अपनी जगह इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के हवाले से कर भी चुकी है और सोच भी रही है, दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक बार इंदिया दे दिया है कि वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मसले को बुनियाद बनाकर हुकूमत JUIF के दरमियान एक मरतबा फिर मुहाजराई की कैफियत हमें नजर आ रही है। अगरचे हुकूमत ने यह तनाज़ा खत्म करने के लिए अपनी कोशिशें तेज की हैं, मगर मौलाना साहब हर सूरत में अपनी बात मनाने पर, बल्कि इनफैक्ट मनवाने पर वाजिद है। अगरचे उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर एहतजाज को वक्ती तौर पर मौखर कर दिया है, मगर अब ये देखना है कि हुकूमत के लिए इनके मुतालबात को मानना दो कि मौलाना साहब की नाराज़गी कोई भी उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, चाहे वो हुकूमत है या तहरीक इंसाफ है। और ये हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि मौलाना साहब की जो सियासी अहमियत है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन बतूल राजपूत मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही है। अस्सलाम वालेकुम बतूल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आई एम गुड। बतूल, ये जो हम पॉलिटिकल सिनेरियो में अभी इंट्रो में बात कर रही थी कि जब मैं रोज़ बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ नया हो रहा है, फिर मुझे लगता है कभी कभी कि ये वही साइकिल है जो रिपीट हुए चले जा रहा है। तो आपको भी ऐसे ही लगता है? ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है। आप यकीन करें कि पिछले कुछ अरसे से मैं फॉर सम रीज़न 2-3 हफ्तों से अखबार नहीं देखा और वेकेशंस पे थे और ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन मैंने जब देखा कुछ दिन पहले तो चाह के भी आपको लगता है ना कि आप थोड़ा इल इन्फॉर्म हो गए या कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता होगा, लेकिन जब आप फ्लो में आते हो तो वही चल रहा होता है और ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये जो अभी हमने कल नई डेवलपमेंट भी देखी है और पीटीआई की जो मुश्किलात हैं जिस पे हम आए रोज़ बात भी कर रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ चैलेंजिंग हो रही है सूरत हाल। कभी ये इंप्रेशन जाता है कि जी बानी पीटीआई कुछ अरसे में बाहर आ जाएंगे, कुछ सहाफ़ी हों या सियासी शख्सियात हों, वो टेलीविजन पे बैठ के कहती है जी मुश्किलात आसान हो रही हैं, आइंदा 3-4 महीने में आप ये देखेंगे। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि हमें तो फ़िलहाल रोज़ हम जब खबरें या इस तरह की चीज़ें करें नज़र तो नहीं आ रहा।
देखिए, ये तो चाह तो ज़रूर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई हो जाए, लेकिन जिस तरह के मामलात हैं, नेगोशिएशंस या वो मुतालबात जो इमरान खान करते रहे और जब तक पीटीआई उनसे पीछे नहीं हटती तो ये हो नहीं सकता कि वो रिहा हो सके। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो केसेस बने थे इमरान खान के ऊपर वो ज़्यादातर ऐसे केसेस थे जिनमें जान नहीं थी, लेकिन अभी भी 190 मिलियन पाउंड्स का केस पेंडिंग है। उसमें भी अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में प्रोसिक्यूशन इतनी वीक है कि आप ये जस्टिफाई नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो केस की सेहत है वो कन्विंसिंग है भी या नहीं। ये बड़ा क्लीशे और रिवायती सवाल हो गया 1-1.5 साल में कि वो रिहा होंगे या नहीं, लेकिन टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इमरान खान की रिहाई तब तक मुमकिन नहीं है जब तक इनके ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ ठीक नहीं होते। चाहे अदलिया उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड जो भी सपोर्ट दे दे, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हो या वो लीगल ग्राउंड्स पे हो या वो इंक्लाइंड पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे हो, जब तक उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होते ये रिहाई मुमकिन नज़र नहीं आती। लेकिन एट द सेम टाइम ये तो फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया, लेकिन एट द सेम टाइम पीटीआई एक सियासी जमात है, ये उनका हक है, उनका पार्लियामेंट में हिस्सा है, उनको चाहिए कि वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रक्चरिंग और अपनी प्रेजेंटेशन इस तरह से करें कि उनके पास खुद मुज़ाकरात की ऑप्शंस चल के आए। लेकिन चूंकि वो आए दिन बयानात बदलते रहते हैं कि एहतजाज करना है नहीं करना, मुज़ाकरात करना है नहीं करना, पीटीआई में विद इन पीटीआई आपको इतनी स्टेटमेंट्स नज़र आते हैं कि आप ये चाह के भी नहीं कह सकते कि एक्चुअली वो जमात है जो 22-25 साल से स्ट्रगल करके आई है, क्योंकि जो उनका पॉलिटिकल फोटे है वो मैच्योर ही नहीं हो सका। देखिए, जो लीडर्स होते हैं वो जेल में बैठ के बहुत बड़े हो जाते हैं। जो लीडर्स होते हैं वो जेल में बैठ के उनका कद भी बढ़ता है, उनकी मैच्योरिटी भी बढ़ती है। आप शुजात हुसैन की किताब उठा के देख लें, जो किताबें नवाज शरीफ पे लिखी गई हैं वो देख लें। बड़े बड़े लोगों ने जेलों में बैठ के बड़ा बड़ा माना है कि सिस्टम कैसे चलता है, एंड दे हैव लिटरली लर्नड हाउ टू सर्वाइव विद इन द सिस्टम। लेकिन इमरान खान के साथ मसला ये है कि इमरान खान चाहते हैं कि सिस्टम उनके मुताबिक हो जाए, ये हो नहीं सकता। और मिला देखिए, अब आप या तो फ्लिप हो जाता है पूरे का पूरा सिस्टम, यानी कि हालात बहुत ख़राब होते हैं, जैसे हमने बांग्लादेश में देखा, जैसे हम सीरिया में देख रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जब हम मिडल ईस्ट की एग्जांपल देते हैं वो डायरेक्टली पाकिस्तान से रिलेटेड हो जाती है, ऐसा नहीं है। बट इट रियली काउंट्स व्हेन इट कम्स टू द रिएक्शन ऑफ द पब्लिक विद इन द कंट्रीज। तो पाकिस्तान में अवाम अवेयर तो है, लेकिन हमें लीडर्स अवेलेबल नहीं है। नदीम फराचा ने किताब लिखी थी कुछ अर्सा पहले, उसमें उन्होंने पाकिस्तानी मिडिल क्लास की बात की थी, द मिथ ऑफ पाकिस्तानी मिडिल क्लास एक चैप्टर भी था उसमें, और एंटी लीडर प्रॉबेबली उस किताब का एक बड़ा अहम नुक्ता है। उसमें उन्होंने मेंशन किया कि इमरान खान ने इस तरह की लीडरशिप की है कि उन्होंने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। तो बजाय कि वो इस पूरे प्रोसेस का जो उन्होंने देखा सियासी तौर पे जेल के अंदर वो फ़ायदा उठाते, बट ही डजंट सीम टू बी कन्विंस एनीवन। बतूल, मैं इसी बात से आपका एक सवाल यहाँ पे लूँगी और मैं चाहूँगी आप अपनी बात को भी कंटिन्यू करें। जैसे आपने खुद भी कहा कि बहुत सारी जगहों पे इवन जब वो हुकूमत के अंदर भी थे या ऑपोजिशन के अंदर भी थे, मैं ये सवाल हर जो तज्ज़ियाकार है या सहाफ़ी उससे ज़रूर करती हूँ कि आप जैसे बहुत सारे लोग सहाफ़ी टीवी पे बैठ के हमेशा ये कहते रहेंगे खान साहब को शायद इस बात की रियलाइजेशन नहीं है या है भी, और वो जानबूझकर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो उनके एक पार्टी के सियासी स्ट्रक्चर को या ओवरऑल उनके पॉलिटिकल जो सारी चीज़ें हैं उसको डैमेज कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो जो इम्पैक्ट उस वक्त था वो अभी तक प्रोलॉन्ग हुआ है और अभी तक तहरीक इंसाफ हो या बानी पीटीआई हो, उनकी सियासी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर वो चीज़ें अभी तक उस पर असरअंदाज हो रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही। आप देखिए, आपने रिसेंटली विटनेस किया, बुशरा बीबी हज़ारों लोगों को लेके आई, लेकिन फिर इवेंचुअली उन्होंने कहा कि कोई रुका नहीं तो मुझे जाना पड़ा। गंडापुर साहब ने कहा कि कोई रुका नहीं तो जाना पड़ा। तो ये ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिससे आपको यकीन हो जाता है कि पीटीआई जो गलतियां पहले कर रही थी वही दोहरा रही है और कुछ सीखा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि पाकिस्तान में न्यूज़ मीडिया के पास कोई सब्जेक्ट है नहीं पीटीआई के अलावा, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ परफॉर्म नहीं कर रही है। अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल। लेकिन ये कि अगर गवर्नमेंट या मीडिया फॉर द टाइमिंग, आई लिटरली बिलीव दैट, कुछ देर के लिए पीटीआई को इम्पोर्टेंस देना कम कर दें और बॉदर करना कम कर दें तो डेफिनेटली चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया या धरने की बात करते हैं या कहते हैं कि माँ के कुछ दिन बैठ जाएंगे, तो गवर्नमेंट बहुत पैनिक करती है, चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो। अगर ये पैनिक करना छोड़ दें तो पीटीआई को जो मॉरल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दे देते हैं,
वो नेचुरली कम हो जाएगी। बतूल इसमें फैक्टर ये है ना कि हम जब टेलीविज़न ऑन करते हैं या हम किसी भी सियासी हुकूमती वुज़रा का इंटरव्यू देखते हैं, कोई भी टीवी पे बैठते हैं, उनकी डिस्कशन तहरीक इंसाफ से शुरू होके बानी पीटीआई पे ख़त्म होती है और उनके पास भी बात करने के अलावा आप किसी को भी उठा के देख लें, इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हमारी सीएम हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, एवरीवन टॉक्स अबाउट तहरीक इंसाफ एंड बानी पीटीआई कि उनके दौर में ये हुआ, अब ये हो रहा है, पहले ये हुआ, अब ये कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मीडिया के पास भी डिस्कशन के लिए यही टॉपिक्स रह जाते हैं, क्योंकि हुकूमत भी बात कर रही है। ये तो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सब्जेक्ट नजर नहीं आते। सब्जेक्ट्स तो बहुत होते हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन हम इस पर बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हम खुद बोर हो जाते हैं। हमें लगता है कि रेटिंग आनी चाहिए, कुछ क्रिस्पी होना चाहिए, और वो मैंने आपसे कहा ना कि हैपनिंग होना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि कोई कुछ कर नहीं रहा तो खबर आ नहीं रही। अब फॉर एग्जांपल आप देखें कि जब इलेक्शन हुआ तो नवाज शरीफ ने अपनी तस्वीरें छपवाई, सारी कैंपेन नवाज शरीफ के नाम पे थी, और जिस वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं बने तो उन्होंने कहा तो मैं तो नवाज शरीफ बनना ही, मैं तो इनफैक्ट नवाज शरीफ तो वज़ीर आज़म बनना ही नहीं चाहता था। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनकी मीडिया स्ट्रैटेजी कितनी फ्लूइड है, उसमें मेंटेनेंस नहीं है कि आपने जिस नाम के बुनियाद पे पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाई, आप ये कह रहे हैं मुझे तो वज़ीर आज़म बनना ही नहीं था, तो इसका मतलब है कि आप अपने वोटर से झूठ बोल रहे थे, इसका मतलब है कि आपको पता नहीं था कि आपने क्या करना है। सो ये वो डायनामिक्स हैं जिसमें हम रहते हैं। डायनामिक्स हैं डेफिनेटली। अच्छा, अभी मौलाना साहब की जो हम सियासी इंपॉर्टेंस है उससे डिनाई नहीं कर सकते बतूल, और हमने पिछले कुछ अरसे में जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला हो या दीगर मामला हो, तब ये मदारिस वाला मामला बड़ा मेजर भी हो गया है, जिस पे मौलाना साहब ने बड़ा स्ट्रिक्ट स्टैंड अपनाया भी है। उन्होंने कहा जी कि हम भी मार्च करेंगे। क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर जो हुकूमत ऑलरेडी चैलेंजेस से दो चार है, एक तरफ तहरीक इंसाफ है या दीगर मामलात की बात करें, मौलाना साहब का मार्च हो जिसको अभी उन्होंने फॉर द टाइमिंग मौखर तो किया है, लेकिन स्टिल अभी बादल तो मंडला रहे हैं सब पे। देखिए, जो मदारिस का मामला है, मैं आपको याद करवाती हूँ कि नेशनल इलेक्शन प्लान जब पहली दफ़ा प्रपोज हुआ था तो उस वक्त तकरीबन 22,000 से ज़ायद ऐसे मदारिस थे जो रजिस्टर्ड नहीं थे और उसको लेके कंसर्न ये था कि ऐसे यहाँ पे ऐसे लोगों को पढ़ाया जाता है जो बाद में किसी ना किसी टेररिस्ट आउटफिट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट हो जाते हैं, जिसमें अकोरा खटक का मदरसा हिस्टोरिकली तो बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा है, लेकिन वहाँ से भी हमने कुछ ऐसे केसेस देखे कि वहाँ के भी कुछ स्टूडेंट्स ही, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बाद में जाके कुछ ऐसी आउटफिट्स के साथ रिलेट हो गए जो बाद में फिर उन्हें सवालों के जवाब देने पड़े। और ये पैरेलल एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो रिलीजियस हो या आप कोई नेशनल करिकुलम के ऊपर ही आपकी बहस चल रही हो, इसमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूँकि रिलीजियसली अर्मिला जो हमारे उलमा हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों पे कंटेंट पे हमारा इत्तफाक नहीं है, ये प्राइम नुक्ता है जिसकी बुनियाद पे आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये मदरसा बंद करें, सब खुला रहने दें। तो बेसिकली इट्स अ वेरी क्रूशल इशू, और ये तब तक नहीं हो सकता जब हमें मीडिया के थ्रू, उलमा के थ्रू एक नेशनल कंसेंसस हो कि वो कौन सी चीज़ हमें कैसे पढ़ानी है। इसका ताल्लुक फ़िरका वारियत से हरगिज़ नहीं है, इसका ताल्लुक दहशतगर्दी से हरगिज़ नहीं है, इसका ताल्लुक उस बात से है कि जब आप रिलीजन पढ़ाते हैं तो वो कौन से कॉमन ग्राउंड्स हैं जो आपने इस हद तक मेंटेन किए हुए हैं कि उसके बाद आप किसी मुद्दे पे अपनी लड़ाई नहीं देखेंगे। तो मुझे लगता है कि यही एक ऐसा पॉइंट है जो कि हम मिस करते जा रहे हैं, और जो मदरसों वाला मौजू है वो बहुत पोलिटिसाइज हो चुका है। किसने कोशिश की कि 6 महीने में सब रजिस्टर हो जाए? क्लेम तो करते हैं लेकिन आप देखें जाके, और कौन फिर फॉलो करता है कि जो बच्चे मदरसों से पढ़ के जाते हैं वो क्या ऑप्ट करते हैं? क्या वो किसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं? क्या वो बाहर के मुल्क चले जाते हैं? आपने सुना है कि किसी मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा हार्वर्ड में जाके सेलेक्ट हो गया? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पास ऑप्शंस नहीं है। इसके लिए एक बाकायदा नेशनल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, जो कि गवर्नमेंट ने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन इसमें बहुत डिसएग्रीमेंट है विद इन द पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टी एंड विद इन द उलमा, और ये कंसेंसस हो तो इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी क्रूशल। हम आपको लगता है कंसेंसस होगा बतूल? क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल रवैये हैं, क्योंकि हमने इसको पॉलिटिसाइज कर दिया, एज यू सेड कि इस सारे इशू को, ये बड़ा क्रूशल मैटर था और इस पे कंसेंसस होने चाहिए थे, लोगों की बातचीत या जो भी कंसर्न्स थे उनको एड्रेस करने की ज़रूरत थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो रवैये हैं उसमें कोई बातचीत के लिए तैयार नहीं है, हर कोई मार धाड़ के लिए तैयार बैठा हुआ है कि जी हमें कोई भी मौका मिले हम ये करें। देखिए अर्मिला, मौलाना को जब भी स्ट्रीट पावर शो करने का मौका मिलता है, वो चाहे रेड जोन में प्रेसिडेंट हाउस के बाहर आके बैठ जाए, वो दिखाते हैं उनकी स्ट्रीट पावर है, कोई उनको नहीं मना करता। लेकिन आपने स्ट्रीट पावर की बेस पे क्या किया? कल भी एक प्रोग्राम में
मैंने ये पॉइंट उठाया था कि हमें कहते हैं कि जी इमरान खान बड़े पॉपुलर है, क्या पॉपुलैरिटी पे आपने उखाड़ कर लिया, आपने कर क्या लिया मुल्क के लिए? आपने कौन सी बहुत अमेजिंग कानून साजी कर ली जिस पे आपने कंसेंसस किया? आप एक टेबल तो बिछा नहीं सके जिस पे सब इकट्ठे बैठ सके। तो जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, जो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होती है, उसकी आप यूटिलाइजेशन कैसे करते हो, ये मैटर करता है। डराने धमकाने से कि हम आके बैठ जाएंगे, शहर बंद कर देंगे, क्या आपने मदारस को रेगुलराइज कर दिया? क्या आपने कोई कानून बना दिया कि कौन सा मदरसा किस तरह खुलेगा, कैसे नहीं खुलेगा, उसका चेक एंड बैलेंस का सिस्टम क्या होगा, वहाँ पे सिलेबस क्या होगा, उन बच्चों को आगे जाके अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी? ये तो खुदा न खास्ता कोई नहीं कह रहा कि दीनी तालीम अपना दें, लेकिन जो उसका सिलेबस है उस पर डेफिनेटली क्वेश्चन उठते रहे। और देखिए इतनी जल्दी ऐसे मामला पे पोलराइज्ड सोसाइटीज़ में कंसेंसस नहीं होता। लेकिन एक पॉइंट है, हो भी सकता है वो डंडे के ज़ोर पे, हो भी सकता है हमारे मुल्क में ऐसे भी चीज़ें चलती हैं। और मुझे लगता है कि इसमें भी थोड़ा सा पाकिस्तान के वो इदारे जो कि जानते हैं कि पल्स क्या है, कहाँ से है, जहाँ से फसाद उठता है, उसकी थोड़ी लगाम टाइट करें तो बिल्कुल कंसेंसस हो सकता है। कंसेंसस हो सकता है, लेकिन वही बात है कि जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी काम बाद में गले पड़ता है, चाहे वो हुकूमत हो और उस वक्त की ऑपोजिशन हो, ये तो हमने देखा है। अच्छा, कल ये जो मैं जिस डेवलपमेंट का मैंने बात का आगाज़ भी किया था, ये जनरल फैज़ हमीद वाला मामला है, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। और जाहिर है फैसल वाडा साहब बड़े एक्टिव होते हैं जब भी इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आती है, और उन्होंने भी इस हवाले से कहा कि जी अब बानी PTI का बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कार्रवाई शुरू हुई है। तो जाहिर है तहरीक इंसाफ और पॉलिटिकल पार्टी से जो भी मामलात रहे हैं उस पर डिस्कशन होगी। तो वाकई अब ये जो फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है, इसके शुरू होने के बाद मज़ीद चैलेंजेस आ जाएंगे सामने। बिल्कुल, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो और देखें उस प्रेस रिलीज़ को जो शेयर की गई है, तो उसमें जनरल फैज़ के जब वो सर्विसेज में थे और जब वो नहीं थे, उन दोनों रोल्स की निशानदेही की गई है, उनके पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की। और ये तो एक ओपन फैक्ट है कि वो किस पॉलिटिकल जमात के साथ एफिलिएटेड थे, या वो किस में पॉलिटिकल जमात को सर्व कर रहे थे। हाँ, उनके कनेक्शंस थे, वो ऑफर्स करते थे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, लेकिन जिस पार्टी के साथ वो सबसे ज़्यादा गठजोड़ के साथ काम कर रहे थे वो PTI थी। और हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि 9 मई में उनकी इन्वॉल्वमेंट, और ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि उस तरह के कई वाक़यात में उनकी इन्वॉल्वमेंट, अब वो चाहे PTI के लिए असम्बली में बंदे जमा करना हो या जलसे में, तो जनरल साहब की इन्वॉल्वमेंट रही है। तो इसको हम हरगिज़ नहीं कह सकते कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद PTI। इसका PTI से बहुत ताल्लुक़ है और कुछ ना कुछ ज़रूर है वो निकलेगा। और ये हो नहीं सकता कि इमरान खान इससे मुकम्मल तौर पे बरी जमा हो जाए। इमरान खान विल फेस इट anyhow, how that we have to see, but he will face that. Okay, thank you very much बतूल, बहुत शुक्रिया। बतूल राजपूत हमारे साथ मौजूद थी जी, मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर अपना तज्जिया दे रही थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए, कुछ क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। और नहायत अफसोस के साथ मुझे एक बार फिर कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जिस सीरीज़ के लिए मैंने कल इतनी एक्साइटमेंट से बात का आगाज़ किया था, पहला मैच हुआ है। 3 T20 मैचेस की सीरीज़ है। पहले मैच में 11 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ में साउथ अफ्रीका ने, पाकिस्तानी नहीं साउथ अफ्रीका ने बरतरी हासिल कर लिया जी। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने 183 रन्स का जो एक टारगेट है उसको सेट किया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान 74 रन्स की इनिंग्स के बावजूद टीम जो मतलूबा के लिए हदफ है उसको चेस करने में नाकाम रही। 172 रन्स बनाकर 8 विकेटों के नुकसान पर मैच हार गई। और ये 3 T20 मैचेस की सीरीज़ है और इसके अलावा हमने टेस्ट भी खेला है और वनडे भी खेला है, लेकिन अब ये T20 का हाल है जिस फॉर्मेट में हम बहुत अच्छे हुआ करते थे। शकील खटक हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह करम। आप भी उतने डिसअपॉइंटेड है जितनी मैं हूं? नहीं, मैं तो खले आपके साथ थोड़ा सा इज़हार अफसोस करूँगा क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि आप काफ़ी एक्साइटेड थी कल। हाँ, आपने कल एक्साइटेड तरीके से किया था। बेसिकली अगर आप देख लें, आपने भी मैच देखा होगा, साउथ अफ्रीका ने हमें नहीं हराया,
हम खुद आ रहे हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। और वैसे भी पाकिस्तान की टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही थी। थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहने थे आप भी, आपने भी डायरेक्ट ही अटैक किया कि हम आ रहे हैं। नहीं देखिए, उसकी रीज़न ये है कि हम भी आधी रात तक बैठ के मैं मैच देखता रहा, क्योंकि जिस तरह से मैच चल रहा था और जिस तरह से पाकिस्तान ने अटैक किया था उनके ऊपर, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि यार ठीक है पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही सीन हुआ कि हम जिस तरह से हमारी जो रिवायती बैटिंग है वही अंदाज़ हमने अपनाया। तो इसीलिए मैं कह रहा था ना कि 10 खिलाड़ियों के साथ हम खेले थे, कि रिजवान हमारे साथ नहीं खेला था, रिजवान तो उनके साथ खेल रहा था। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग लाइन अपना स्टार्ट किया था बैटिंग में, और हालांकि साउथ अफ्रीकी जो फील्डर्स थे उन्होंने भरपूर तरीके से हमारा साथ दिया, कुछ 4-5 उन्होंने हमारे रन आउट मिस किए थे और कैचेस भी, लेकिन हम फिर भी उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा सके। तो मेरा ख्याल है कि जो गेम अवेयरनेस की हम बात करते हैं, हमारे कप्तान साहब भी गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, कोचेस भी बात करते हैं। गेम अवेयरनेस मेरे ख्याल हमें कोई उधार में नहीं देगा कि ये लें ये आप पकड़ें, और गेम कैसे आपने लेके चलनी है, मोमेंटम कैसे बनाना है, कहाँ अटैक करना है, कहाँ आपने डिफेंसिव होना, तो ये बहुत सारे इसमें चीज़ें फैक्टर आती हैं। कल जैसे हमने हमारे बॉलिंग लाइनअप ने आगाज़ किया था, शाहीन इब्रार ने बड़ा अच्छा था, 28 पे उनके 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन बाद में क्लासन और मिलर ने थोड़ा सा मोमेंटम बनाया, पार्टनरशिप बिल्ड किया। अब देखिए, अगर हम अपोजिट देखें पाकिस्तान के, रिजवान और बाबर जब खेल रहे थे तो वहाँ पे लग रहा था कि देवर इन प्रेशर। बाबर आउट हो गया, साइम आए, उन्होंने बड़ा अच्छा अटैक किया और जिस तरह से हाँ बहुत क्लासिक तरीके से उसने अटैक किया था। लेकिन बाद में नो डाउट कि एक बैटर हमेशा आपका T20 में एंकर रोल प्ले करता है, जैसे क्लासन ने एंकर रोल प्ले किया और मिलर ने अटैक किया। मिलर के बाद फिर जब 2-3 विकेटें गिरी प्रेशर में, लेकिन उन्होंने स्कोर नहीं रुकने दिया कहीं पर भी। जॉर्ज लिंडे आए, वहाँ पर जॉर्ज लिंडे ने थोड़ा सा एंकर रोल प्ले किया मिलर के साथ, मिलर आउट हुआ तो उन्होंने अटैक किया। हमारा बिल्कुल अपोजिट चल रहा था। हमारा रिजवान शुरू से आए थे, एंड तक खेले, लेकिन उस खेलने का फ़ायदा क्या हुआ? अगर आप T20 में 40-45 गेंदों के ऊपर 30 या 35 रन बनाते हैं, तो आप ये तो ना सोचिए कि आप T20 जीत सकते हैं। ये वाली बात तो हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं, नहीं हम फॉर्मेट के, कभी कभी हम T20 को टेस्ट समझ के खेलते हैं, कभी टेस्ट को वनडे समझ के खेलते हैं, और कभी वनडे को हम T20 समझ के खेलते हैं। तो हम खुद कंफ्यूज नहीं है अपने फॉर्मेट्स पे, हमारे बैटर्स ऐसी है। अभी रिसेंटली जब आकिब जावेद जा रहे थे दौरा जिम्बाब्वे पे, तो हमने यही सवाल किया था कि आपके ख्याल में स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट है या कि रन्स इंपॉर्टेंट है? वो कह रहे थे कि स्ट्राइक रेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कल मेरा ख्याल है उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज लिंडे खेले हैं 200+ स्ट्राइक रेट के साथ, डेविड मिलर खेले हैं 200+ स्ट्राइक रेट के साथ। T20 में ज़रूरी नहीं है कि आपके 10 के 10 बैटर्स 50 करें, आपके कम से कम 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि थोड़ी सी इनिंग्स बिल्ड करें। 40-50 रन अगर आपके 2 प्लेयर बना लेते हैं तो आप तकरीबन 200 का अच्छा खासा टारगेट दे सकते हैं। 183 इस पिच के ऊपर चेजेबल था। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार ये पिच ऐसी थी कि इसके ऊपर हम ये चेज नहीं कर सकते थे। बैटर्स के लिए ये बड़ी साजगार पिच थी, वो फ्लिक करते तो छक्का हो जाता था। हमारे वाले माशाल्लाह फ्लिक करते तो गेंद ऊपर चला जाता था और कैच पकड़ लेते थे। साउथ अफ्रीका ने 14 छक्के लगाए हैं कल के मैच में, और पाकिस्तान ने पिछले 6 T20s में टोटल 15 छक्के मारे हुए हैं। तो ये T20 के अंदर चीज़ें होती हैं जो कि डिफरेंस क्रिएट करती हैं आपके साथ और आपकी टीम में। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों के ऊपर हमारे कोचेस को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और दूसरा गेम अवेयरनेस। कल जब उस्मान खान बैटिंग के लिए आए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं गेंद किस साइड पे आ रहा है, वो बस इधर गेंद घुमाए उधर गेंद घुमाए, मतलब कोशिश थी कि बस जहाँ पे भी गेंद निकल जाए। जबकि टाइमिंग, जब जो हम कहते हैं ना कि टेक्निक और टाइमिंग ये बड़ी चीज़ मैटर करती है, वो भी हमें कहीं पर नज़र नहीं है। चाहे वो उस्मान खान थे चाहे इरफान खान थे। देखिए हम जब साइम बाबर आउट हो गए थे, उसके बाद आपके पास कौन सा ऐसा रिलायबल बैटर था? तैयब ताहिर थे, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, उनसे शॉट नहीं लगा। उस्मान खान आए, शॉट नहीं लगा। इरफान खान आए, तो इट मीन्स कि आज हमें कहीं ना कहीं अपने पावर हिटर्स की जो कमी है ना, वो हमें कल भी देखने में आई थी, हमें जिम्बाब्वे में भी देखने में नज़र आई है, हमें ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी हुआ था कि हमारी टीम में इस वक्त पावर हिटर्स की कमी है। और हमारे पास एक पावर हिटर था फ़खर जमान, उनको हमने इंजरी का बहाना किया। देखिए, अच्छा मैं थोड़ा सा इस मामले में आपके आगे सवाल रखती हूँ कि अब मसला ये है कि हम जब इस तरह की सिचुएशंस में फंसते हैं, जब हम पावर हिटर्स की बात करें, हमारे पास बैकअप है ही नहीं। हम अपने पुराने खिलाड़ी, हम शोएब मलिक को याद करेंगे, हम फ़खर शोएब मलिक ने बड़े अच्छे रन किए हाँ, हम फ़खर जमान को याद करेंगे। हम अपने मौजूदा लॉट में से किसी को यूटिलाइज क्यों नहीं करते? ये हमारे पास है ही नहीं। क्या पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया है? हम हालांकि इतना PSL को देखते हैं, हम इतनी लीग्स में खेलते हैं, देखते हैं,
तो उसके बावजूद आज हम ये बात करें कि अगर फ़खर जमान होता, फ़खर जमान के अलावा क्या हमारे पास नहीं, कोई option देखिए ये हमारी बदकिस्मती भी कह लें डोमेस्टिक क्रिकेट की। हमारे पास मोहम्मद हारिस है, हमने का बड़ा अच्छा पावर हिटर है, इंटरनेशनल स्टेज पे आके फेल हो गया। हैदर अली हम लेके आए, इंटरनेशनल स्टेज पे आके फेल हो गया। खुशदिल शाह हम लेके आए, फेल हो गए। इफ्तिखार अहमद लेके आए, फेल हो गए। आसिफ अली लेके आए, फेल हो गए। हालांकि इनको हमने अच्छे खासे मौके दिए थे। तो अब मेरा ख्याल है कि ये हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जिस तरह से चल रहा है, हालांकि हम मैचेस करवा रहे हैं, 4 डे क्रिकेट हो रही है, फर्स्ट क्लास हो रही है, 1 डे क्रिकेट हो रही है, T20 हो रही है, अभी भी नेशनल चैंपियनशिप चल रही है, हमारी चैंपियंस T20 कप चल रहा है। तो ये जो हमारे डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि प्लेयर्स को आप ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे 2-3 छक्के मारे तो आप उसको टीम में लेके आए। प्लेयर्स को कम से कम ये बताया तो जाए, क्योंकि हाँ, क्योंकि डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, अब ये बात एक और पॉइंट इस बात में निकलता है ना कि आपने कहा हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है। अब मसला ये कि हमने हर बड़े मैच में और हर छोटे मैच में हमने अपने बाबर आजम को, शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को, हारिस रऊफ को ही खिलाना है, हमने किसी और को खिलाना नहीं। हालांकि जैसे हम अभी देख रहे थे कि जिम्बाब्वे वाली सीरीज में या वैसे भी हमने अपने प्लेयर्स जो बेंच नए लड़कों को चांस दिया था। आप एटलीस्ट उनको इन छोटी सीरीज तो नहीं, अब तो खैर हम जिम्बाब्वे से भी हार जाते हैं मतलब क्या ही छोटी सीरीज, लेकिन इस तरह की सीरीज में अगर आप अपने यंगस्टर्स को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोजर दें तो शायद फिर आप नहीं। अब जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने इस तरफ अपना रुख चेंज कर लिया कि जैसे जिम्बाब्वे सीरीज़ की आपने बात की, वहाँ पर हमने अब हमारा T20, ODI और टेस्ट का स्क्वाड आप देख लें कि बिल्कुल डिफरेंस है। उसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको हमने सिर्फ टेस्ट तक महदूद रखा है, कुछ ऐसे हैं जिनको हमने T20 तक महदूद रखा हुआ है। तो इसीलिए अब ये जो चेंज आ रहा है, नो डाउट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कहते हैं ना कि वो ये सारा कुछ एक ही रात में सब कुछ नहीं आ सकता कि आपके प्लेयर्स भी ग्रूम हो जाए, उनको सब कुछ पता चल जाए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम तो होगा, लेकिन इतनी जल्दी अगर हम रिजल्ट की तवक्को करें तो वो नहीं हो सकते। बाकी हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं कम से कम उन्हें थोड़ा सा, जो बाकी जो जूनियर हैं जिस तरह बेंच स्ट्रेंथ की बात करती है, उनको एतमाद में लेके चलना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। कल भी मैं देख रहा था कि रिजवान ने बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस दिया, वो इब्रार के साथ, सुफियान के साथ मुसलसल एंगेज उनको रखा हुआ था और उनको बता रहे थे। इब्रार को इवन उन्होंने 1-2 वर्ड बोले थे पश्तो में, जिस तरह से उन्होंने गेंद दिखाई थी कि आप बाहर से इसको अंदर लेके आएँ, सेम उन्होंने कप्तान की उसके ऊपर अमल किया। उसने गेंद बाहर किया और वो जैसी आगे थोड़ा सा बड़े थे और वो स्टंप आउट हो गए थे। तो ये चीज़ें होती है कि उनको कोऑर्डिनेशन रखना पड़ती है। लेकिन कल जो मुझे एक चीज़ बड़ी सी हैरान को थी कि सुफियान मुकीम को आखिरी ओवर देना, अगर आप उन्हें आखिरी ओवर नहीं देते, आप जैसे आपके पास स्पेशलिस्ट हैं हारिस रऊफ, आपके पास अब्बास अफरीदी, वो भी डेथ ओवर बड़ा अच्छा करवा लेते हैं, डेथ ओवर्स में हमारे स्पेशलिस्ट बन चुके हुए हैं। अगर आप उनसे करवा लेते तो मेरा ख्याल है कि जो हम 11 रन से हारे हैं, जब सुफियान को 3 छक्के लगे हैं, तो वो चीज़ जो थी, वो जो डिफरेंस था, वो काफी ज्यादा क्रिएट कर गया। कहने लगे कि 11 रन से हारे, शायद 23 रन से मैंने कहा आपको अगली बार करनी है, क्योंकि देखिए उनको 3 छक्के पड़े थे और उस वजह से सुफियान प्रेशर में भी आ गए थे और 53 रन दिए उन्होंने। आखिरी विकेट गो के 1 विकेट लिए, लेकिन उस विकेट का फायदा नहीं था क्योंकि तब तक वो अपना काम कर चुके हुए थे साउथ अफ्रीकन बैटर्स, जॉर्ज लिंडे को जब उन्होंने आउट किया था। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि रिजवान ने कल जो कैलकुलेशन थी उनकी बॉलर्स की, आप हालांकि बीच में सैम को भी यूज़ कर सकते थे, सैम को आप पिछले कई सीरीज़ में यूज़ कर चुके हुए हैं, तो आप उनसे एडवांटेज ले सकते थे। अगर आपके सुफियान के ऊपर अटैक हो रहा है तो आप हारिस को लें, हारिस के ऊपर अटैक हो रहा है किसी और को लें, तो आपके पास एक ऑप्शन था कि आप साइम अयूब को यूज़ कर सकते थे। लेकिन हमने सुफियान को ही एंड पे रखा, वो भी तब जब जॉर्ज लिंडे अपने फॉर्म में आ चुके थे और उन्होंने फिर मतलब ऐसी हालत कर दी कि फिर फेंटी लगाइए, फेंटी खाइए। अच्छा, अब हम अपनी माजी की गलतियों से हर मैच, अगले एक मैच जब हम आते हैं, हम अगले मैच के लिए ये सवाल रखते हैं एक क्लिशे कि जी अपनी माजी की गलतियों से हम सीखेंगे। अब वो माजी इतना लंबा हो गया है कि समझ नहीं आ रही माजी से सीखना है या गलतियों से सीखना है, क्या करें हम? नहीं, गलती से सीखना तो हमारे प्लेयर्स कहते हैं, तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम गलतियों से सीखेंगे, क्योंकि हर मैच के बाद, हर सीरीज़ के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते हैं कि अपनी गलतियों से हम सीखेंगे। अगर हम गलतियों से सीखते तो शायद हम कल वाली गलती नहीं करते जो कि हम बार बार हम जिसके ऊपर हम जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं कि स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न डे क्रिकेट में। अगर आप स्ट्राइक रेट को ऊपर नहीं लेके जाएंगे तो आप ये कभी नहीं सोचिएगा कि आप 183 आप चेस कर सकते हैं। ये रना बॉल नहीं था कि आपको 120 का टारगेट मिला है और आप अगर बीच में स्लो भी खेल सकते हैं तो आप जाके चेस कर सकते हैं। हालांकि कल के मैच में बाउंड्री आप 60, 65, 70 तक की बाउंड्री थी। अगर आप इतनी शॉर्ट बाउंड्री में भी आप बाउंड्रीज अवेल नहीं कर सकें तो इट मींस कि आपके प्लेयर्स के अंदर कमी है। मैं नो डाउट के साउथ अफ्रीकी बॉलर्स बड़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने,
उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए थे, प्रॉपर रीड करके आए थे हमारे बैटर्स को, उनकी कमजोरियां देख कर आए थे। चाहे वो स्पिनर्स थे, स्पिनर्स भी इवन बीच में फास्ट कर रहे थे, बीच में मतलब तेज़ कभी स्लो, डिफरेंट वेराइटीज़ यूज़ कर रहे थे, जबकि हमारे वाले अगर एक ही लाइन लेंथ के ऊपर ठप्पा दे रहे हैं तो वहीं पर यूज़ कर रहे थे। और इसी वजह से हमारे बॉलर्स को भी अच्छी खासी, जैसे आपने कहा कि फंडी पड़ी थी। अगर आप सुफियान मुकीम, हालांकि उनके इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस उनको ऐसी आता है कि जब आपके सीनियर्स आपको गाइड करते हैं उसके साथ साथ। लेकिन कल हमें वो कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई रिजवान की तरफ से कि अपने बॉलर्स को जहाँ पे यूज़, अगर आपने 28 के ऊपर 3 विकेटें आउट कर ली हैं, उनके 3 प्लेयर्स मेन टॉप ऑर्डर उनका चला गया, तो इट मीन्स कि आप गेम के अंदर हैं। वहाँ पर आपको बजाय डिफेंस में जाने के, बजाय शेल में जाने के, आपको उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। आप शेल में चले जाते हैं, वहाँ पर डेविड मिलर सेट हो जाते हैं, और फिर जब मिलर सेट हो जाते हैं तो फिर उनको रोकना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर मुश्किल ही नामुमकिन हो जाता है। और ये कल हमने देखा है। अच्छा जी, चलें, वी होप कि अब अगले मैच पे जब हम बात करें तो इस तरह की बातें हम ना करें, लेकिन मैं हर मैच से पहले ये सोचती हूँ और हर मैच के बाद भी ये सोचती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी, साउथ अफ्रीका के साथ हमारी सीरीज़ है जो कि बहुत चैलेंजिंग होने वाली है और है भी अभी भी, लेकिन आई होप कि चीज़ें बेहतर हों विद टाइम और हम चीज़ों से कुछ सीखें जो हमने माजी में गलतियाँ की हैं, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। बड़ी डिसअपॉइंटेड होती हूँ जब मैं, ऊपर से अगर आपने रात को जाकर आप सुबह ये उठेंगे, आपने अफसोस किया है कि मैंने मैच क्यों नहीं देखा, तो ट्रस्ट में आपने ऐसा कुछ मिस नहीं किया, आप डिसअपॉइंट ही होते जैसे मैं और नहीं, हमने सारा बता दिया। हाँ, मैं और शकील इतने डिसअपॉइंटेड है, आप भी उतने डिसअपॉइंटेड नहीं होना। होपफुली कि पाकिस्तान की टीम किसी वक्त भी कमबैक कर सकती है। ऐसी टीम है कि मैच के बाद डिसअपॉइंटेड है, वैसे तो हम इतने न्यूज़ इसका तो खैर हम रिजल्ट अब अंडू नहीं कर सकते। चलो, थैंक यू भाई, मैं शकील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। शकील खटक हमारे साथ मौजूद थे जी। क्रिकेट के ऊपर हम तज्जिया ले रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। कराची में लियाकताबाद के नाम से आपने एक जगह का सुना तो होगा, लेकिन इसकी तारीखी अहमियत के हवाले से आपको नहीं पता होगा कि ये तो पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म थे लियाकत अली ख़ान, उनके हवाले से और उनके नाम पर इस इलाके का नाम लियाकताबाद रखा गया था। लेकिन इसकी जो तारीखी अहमियत है उसके हवाले से हम तनवीर आहद खान की रिपोर्ट देखते हैं। कदीम रिहायशी और तिजारती इलाका लियाकताबाद, जो कभी लालू खेत के नाम से जाना पहचाना जाता था, ये इलाका लालू खेत से लियाकताबाद कैसे बना और यहाँ कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो लियाकताबाद की पहचान बनी, आइए आपको दिखाते हैं। लियाकताबाद को पहले लालू खेत कहा जाता था, क्योंकि यहाँ एक लालू नाम के जमींदार के खेत थे, इसलिए ये लालू खेत के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन जब लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आजम बने तो उन्होंने इस इलाके को लालू खेत से तब्दील करके इसका नाम लियाकताबाद रख दिया। लियाकताबाद में मशहूर नेरिंग शॉपिंग सेंटर, फिरदौस शॉपिंग सेंटर, मदनी मस्जिद और C1 एरिया का कदीमी कब्रिस्तान भी लियाकताबाद की पहचान है। नदी के किनारे पूरा खेत ही खेत चल रहा था, उसको लालू खेत के नाम से मशहूर था। और पहले आवाज़ भी कंडक्टर लालू का खेत से आवाज़ लगाते थे। इसमें मार्केट्स हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, सराफा मार्केट है, कमर्शियल मार्केट है, इसमें टम्बर मार्केट है, मर्चेंट मार्केट है, और मेरे अकब में आप देख रहे होंगे सुपर मार्केट है। इस लियाकताबाद को एजाज़ हासिल है कि रेवेन्यू जनरेट करने में लियाकताबाद छोटे इलाकों में पहले नंबर पर आता है। लियाकताबाद में गुलाम फरीद साबरी, अमजद साबरी, अजीज़ मियाँ कवाल, मरहूम अदाकार उमर शरीफ जैसे अजीम मशहूर शख्सियात पैदा हुई। बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ से गई हैं, ड्रामों के भी आर्टिस्ट यहीं से। सऊदी एम्बेसी था, डाकरने पे होटल, किसी दौर में सारे के सारे यहाँ बैठा करते थे इस जगह पे। उमर भाई भी आया करते थे, समझे, उमर शरीफ भाई, समझे नहीं, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे, अमजद साबरी भाई थे का नाम है, समझे नहीं, और काफ़ी लोग थे। 1 से लेके 10 नंबर तक लियाकताबाद के अंदर सेक्टर टाइप से बने हुए हैं। माशाल्लाह कदीमी रोड बन चुके हैं, यहाँ पर रोड इतने प्यारे बने हुए हैं,
फ्लाईओवर है, अंडर पासिस हैं, चीज़ें, ये बेसिकली एक दिल बन गया है कराची का, सेंट्रल जो है। कराची में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कायम हुई तो 2001 में लियाकताबाद को टाउन का दर्जा दे दिया गया। 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक लियाकताबाद सब डिवीज़न की आबादी 5,43,706 अफराद पे मुश्तमिल है। लियाकताबाद का शुमार कराची की कदीम बस्तियों में होता है, जिसकी आबादी इंतहाई गुंजान और ये शहर का अहम तरीन तिजारती मरकज भी है। कैमरामैन अब्दुल्ला बदर के साथ तनवीर अहद खान, पब्लिक न्यूज़, कराची। जी, लियाकताबाद के हवाले से आपने तनवीर अहद खान की रिपोर्ट देखी। कराची की बात हो रही है तो कराची की कदीम इमारतों की बात की जाए और मकामात को महफूज बनाने के लिए कराची में इकदाम जारी हैं और 150 साल जो कदीमी पुलिस चौकी है उसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस खूबसूरत लाइब्रेरी के हवाले से कराची से हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल बता रहे हैं। जी, गुड मॉर्निंग पब्लिक में मैं सैयद नुमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यूँ तो कराची में बेशुमार कदीमी इमारतें कायम हैं जहाँ मुख्तलिफ महकमे काम कर रहे हैं, लेकिन शहर कायद में माजी की एक ऐसी पुलिस चौकी भी मौजूद है जो इस वक्त इल्म की प्यास बुझाने का ज़रिया बनी हुई है। ये चौकी कहाँ वाक़ है, आइए देखते हैं। तंग गलियों से भरा कराची का ये इलाका खारा दर कहलाता है, जहाँ इसके बीचों बीच ये खारा दर पुलिस चौकी लाइब्रेरी कायम है, जो कि माजी में पुलिस चौकी हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त ये इल्म से दोस्ती करने वालों के लिए तवज्जो का उनके लिए मरकज़ बनी हुई है, जहाँ पर शाम के औकात में, दिन के औकात में बच्चे व बड़े और इल्म से दोस्ती रखने वाले लोग आते हैं और मुख्तलिफ़ अक़साम की किताबों से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैं लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन ज़ैन हसन आपको दिखाएँ तो इस वक्त यहाँ पर मुख्तलिफ़ किताबें मौजूद हैं, उनके कबर्ड्स बने हुए हैं, किताबें रखी हुई हैं। बच्चों की किताबें ज़्यादा नज़र आ रही हैं, जबकि साइंसी और दीगर जो जदीद उलूम की किताबें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि इसके साथ ही यहाँ पर जिनकी जानिब से इस इदारे को बनाया गया, इस पुलिस चौकी को लाइब्रेरी में तब्दील किया गया है, उन लोगों की तस्वीरें भी यहाँ पर लगी हुई हैं। जबकि इसके साथ ही इमारत अपनी पुरानी हालत है उसमें मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह ना यहाँ पर सीमेंट का इस्तेमाल है, जबकि यहाँ पर वही पुराने पहाड़ी पत्थर यहाँ पर लगे हुए हैं, जबकि जो चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल माजी में किया जाता था और उससे जो घर बनाए जाते थे, इमारतें बनाई जाती थी, वो इस वक्त यहाँ पर मुकम्मल तौर पर मौजूद है। और इस वक्त जो लाइब्रेरी इंतज़ामिया है उनकी जानिब से ये कोशिश है कि इसको इसकी अपनी हालत में, असल हालत में ही रखा जाए, ताकि ये देखने वालों के लिए, तारीख़ का मुताला करने वालों के लिए, किताब का मुताला करने वालों के लिए एक अच्छा प्लेस ये रहे। और इस वक्त यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि किताबें पढ़ भी रहे हैं और इनसे गुफ्तगू करेंगे। बेटा बताइएगा कैसी है लाइब्रेरी? जी, मैं उस्ताद के साथ होता हूँ, इधर पढ़ता भी हूँ और बैठे हुए भी होते हैं हम लोग। अच्छा, एक और बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है, उससे भी हम गुफ्तगू करेंगे। बेटा आप क्या पढ़ रहे हो और कितना टाइम देते हो लाइब्रेरी को आप? यहाँ पर 4-5 घंटे पढ़ते हैं, अच्छे लगते हैं हम लोग को, खेलते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, किताब भी पढ़ते हैं, टाइम पास हो जाता है। ये लाइब्रेरी इस वक्त अपनी असल हालत में मौजूद है और बच्चों को वक्त मिलता है तो वो यहाँ पर आ जाते हैं, बनिस्बत इसके कि मोबाइल इस्तेमाल करें। ये वो बच्चे हैं जो कि किताबों का मुताला करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किताबों के शौकीन हैं। और इस वक्त ये जो पुलिस चौकी, खारादर पुलिस चौकी है जो लाइब्रेरी में तब्दील हो चुकी है, यहाँ पर जो इल्म से दोस्ती करने वाले लोग हैं वो आते हैं, किताबें पढ़ते हैं और इसको खूब जो है वो इस लाइब्रेरी के क़याम को सराहते भी हैं। गुज़िश्ता 3 सालों से खारादर पुलिस चौकी जो लाइब्रेरी में अब तब्दील हो गई है, इसकी देखभाल भी की जा रही है, इसका ख्याल भी रखा जा रहा है और जो इसका ख्याल रखते हैं आसिफ, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बताइएगा क्या सूरत हाल थी 3 साल कबल इस इमारत की और अब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये दरअसल यहाँ पहले दुकानें बना दी गई थी जो गवर्नमेंट ने तोड़ दी थी। उसके बाद यहाँ कोई वारिस मतलब नहीं था, ये सरकारी जगह थी एक तरह की, सही है। फिर इसको जैसे कचरे का ढेर बना दिया। इसकी आप पुरानी तस्वीरात देख सकते हैं ना कि क्या सूरत हाल थी। फिर इसको आस्ते आस्ते मैडम है हमारी यास्मीन लारी साहिबा हैं, एसी साहिबा हैं, डीसी साहिबा हैं, इन सब लोगों ने मिल के, कमिश्नर कराची साहब ने मिल के यहाँ पौधे लगाएं तो यहाँ बच्चे भी आ जाते हैं। पहले की हालत आप तस्वीर में देख लेंगे। अभी इसमें बुकें रख दी गई हैं, बच्चे भी आते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जैसा कि फैमिली भी आ जाती है, यहाँ पिक्चर बनाते हैं, बाहर मुल्क से भी लोग आते हैं।
या नशा करते थे और उनको भगाओ भी नहीं जाते थे, ये इस तरह के मसले थे। तो जैसे कि फिर बेजार होकर इंतज़ामिया भी थक जाती है, यार कब तक करेगी ना, तो ये ऐसे लावारिस ही रहेगी भाई। ये एक हमारा मैसेज है सबके लिए, देखो इल्म का गहवारा बने हर तरह से, जैसा कि हर चीज़ में इल्म है, आप इन दीवालों में भी इल्म है, इन पौधों में भी इल्म है। ये आप ज़रूरी नहीं आप किताबों से आप हासिल करें, इन चीज़ों से भी आप हासिल कर सकते हैं। जहाँ पहले कचरे के ढेर हुआ करते थे, इस वक्त यहाँ पर सब्ज़ाज़ार है, मुख्तलिफ अक़साम के यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं जो कि एक खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। जबकि इसके साथ ही अगर मेरे कैमरामैन ज़ैनुल हसन आपको दिखाएं तो ये बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट की गई है, जहाँ पर शाम के औकात में, सुबह के औकात में, दिन के औकात में बच्चे आकर बैठते हैं, बड़े आकर बैठते हैं। किताबें लाइब्रेरी से लेकर यहाँ पर मौजूद होते हैं, यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। इसके साथ ही चिड़ियों के लिए यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर मटके लगे हुए हैं जिसमें चिड़िया भी आकर बैठती हैं, और जो दीगर अक़साम के यहाँ पर दरख्त लगाए गए हैं वो एक खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। जबकि इसके साथ ही ये शहरियों के लिए एक तवज्जो का मरकज़ भी बन रहा है, क्योंकि ये खारा दर है, ये तिजारती मरकज़ है कराची का। बहुत सारी मार्केट्स यहाँ पर मौजूद हैं, मेहनत कश अफराद यहाँ पर हथ गाड़ियाँ चलाते हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद इसके बीचों बीच इस लाइब्रेरी का क़याम जो है शहरियों के लिए, इल्म से दोस्ती रखने वालों के लिए तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ज़माने में बेहतरीन हमनशीन किताब है, और ये हकीकत है कि एक अच्छी किताब अपने कारी के लिए एक ऐसे दोस्त की हैसियत रखती है जो उसे कभी तन्हाई का एहसास होने देती है और ना ही उकताहट का शिकार। कैमरामैन ज़ैनुल हसन के साथ सैयद नुमान गुल, पब्लिक न्यूज़, कराची। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। खुशबू आ रही है मुझे क्योंकि हमारे किचन में आज फिर कुछ बन रहा है, और उसके साथ साथ अच्छा आज हम बड़े मुख्तलिफ टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि किचन की बात एक तरफ, खाने पकाने की एक तरफ, लेकिन दूसरी जानब हम सड़कों की भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं अच्छी बात से आगाज़ करती हूँ, फिर हम थोड़ी जो कह लें ना स्ट्रिक्ट किस्म की डिस्कशन के ऊपर आते हैं। आमना इलियास हमारे साथ आज मौजूद है और ये शेफ़ हैं और ये बहुत ज़बरदस्त खाने बनाती हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनके खाने बनाए हुए खाने चेक कर चुकी हूँ, टेस्ट कर चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम आमना, गुड टू सी यू। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सो गुड टू सी यू टू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आमना क्या बन रहा है आज किचन में? आज हम काफ़ी सारी चीज़ें बना रहे हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। और स्पेशली तो हम लोग जो ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा एक ट्विस्ट देने के लिए, क्योंकि बोर हो जाते हैं हम लोग सेम ओल्ड रूटीन से, तो हम लोग चिकन चीज़ कैसरियाज बना रहे हैं। ठीक है। और साथ में हम लोग चॉकलेट पुडिंग बनाएंगे, एंड ऑफ कोर्स कॉफ़ी के बगैर तो पूरी नहीं होता हमारा मील। डलगोना कॉफ़ी बन रही है। अरे वाह, ज़बरदस्त। मैं सॉर्टेड हूँ जी, अब आप लोग अपना अपना देख लें किसने क्या खाना है। मेरे लिए कॉफ़ी बन रही है। अच्छा जी, उसके साथ साथ कुछ हमने अब ज़रा शकील गुफ्तगू करनी है, थोड़ी मुश्किल गुफ्तगू है, लेकिन हम क्रिटिसाइज़ भी करते हैं इस हवाले से। हमने आपको पिछले कुछ दिनों में कई दफ़ा बताया है कि जौहर टाउन का जो इलाका है या मेन रोड है, वहाँ पे सड़कों पर शगाफ पड़ना इंतज़ामिया की नाअहली कह लें, अदम तवज्जो कह लें, सबका मुँह बोलता सबूत है। गुज़िश्ता 5 सालों में 16 मरतबा शगाफ पड़े हैं, और रोज़मर्रा जो आपकी रूटीन है उसको कितना अजियत में मुब्तला आपको करते हैं, इस बात से अंदाज़ा वो लोग ही कर सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं जिनका रूट है ये। और ये जो शगाफ पड़ा था लास्ट टाइम भी जिस पे हमने बात की थी, शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले भी आई रिमेंबर कि शगाफ में एक दफ़ा एक गाड़ी जो कि खातून चला रही थी वो गिरी थी, और इसके अलावा भी शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फ़िलहाल जी इस सड़क के ऊपर मिट्टी डालकर काम पे भी मिट्टी डाल दी गई है। अब वो पता नहीं क्या इसकी मुरम्मत होगी या नहीं होगी। नताशा इस वक्त वहाँ पे मौजूद है, हमारी नुमाइंदा है। हम ज़रा नताशा से अपडेट्स ले लेते हैं। नताशा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थोड़ा सा मुझे बताएं कि जो हम शगाफ पढ़ने के वाक़यात के हवाले से बात कर रहे हैं, और ये जौहर टाउन का इलाका है जहाँ पे हमने बार बार डिस्कशन की है कि सड़क के ऊपर शगाफ पड़ जाता है, अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? मैंने सुना था कि कुछ लागत के तहत इसकी मुरम्मत भी होगी या कुछ स्ट्रक्चर में चेंज होगा, क्या ऐसा हो रहा है?
अर्मला देखें, शगाफ तो पढ़ना हमारे शहर लाहौर में एक मामूल बनता जा रहा है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल बात कर लेते हैं तो जब भी या तो हल्की सी बारिश होती है या वैसे ही हम देखते हैं कि मौसम थोड़ा बेहतर होना शुरू होता है तो सड़कें भी अगर बारिश के बाद गीली होती हैं तो समझ में आता है कि शगाफ पड़ रहा है, या बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तब हमें समझ आता है कि चलो सड़क कहीं ना कहीं से बैठ गई होगी, काफ़ी ज़्यादा पुरानी बनाई गई है जिसकी वजह से सड़क पर शगाफ पड़ना शुरू हो गए। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा, अगर हम गुज़श्ता 5 सालों की बात कर लेते हैं तो गुज़श्ता 5 सालों में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 15 से ज़ायद शगाफ पड़ चुके हैं। और अगर हम शहर लाहौर में रवा साल की बात कर लें और रवा साल में तकरीबन 7 से ज़ायद शगाफ पड़े हैं। और जोहर टाउन के इलाके की अगर हम जून से सितंबर के दरमियान के इलाके में बात करें, सितंबर के महीने तक की बात कर लेते हैं जून से लेकर, तो यहाँ पर 2 से 3 दफ़ा सड़क पर मेन जोहर टाउन की जो रोड है खैबानी अमीन फिरदौसी और दीगर जो सड़कें हैं वहाँ पर शगाफ पड़ने के वाक़यात हमने देखे हैं। और जब ये शगाफ पड़ता है तो इनको रीफ़िल तो कर दिया जाता है, लेकिन रीफ़िल वैसे नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता जैसे किया जाना चाहिए था। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि डिफरेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी हमने लाहौर में शगाफ पड़ते देखे हैं। लेकिन अभी चूँकि मैं जोहर टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी शगाफ को रीफ़िल कर दिया गया है। कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा सा पैन करके दिखा दें, इसको रीफ़िल तो किया गया है लेकिन एक प्रॉपर तरीके से जैसे सड़क को बनाया जाता है और फिर उसको रीफ़िल किया जाता है वैसे सड़क को तामीर नहीं किया गया है। और ये जो वजह बताई जा रही है, ये बताया जा रहा है कि ये सीवरेज का जो पाइपलाइन है उसके टूटने की वजह से ये शगाफ पड़ा था। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि हुकूमत की जानिब से इस रोड पर यानी कि जोहर टाउन फिरदौसिया हैबान अमीन पर यहाँ पर सीवरेज का जो एक आप कह सकते हैं प्लान है, सीवरेज का निज़ाम नया डालने थे, पाइप्स नए डालने थे, लेकिन वो जो प्लान है वो इल्तवा का शिकार है। और हुकूमत की जानिब से रवा जो बजट मंजूर किया गया था उसमें ये मंसूबा भी शामिल था सीवरेज पाइपलाइन डालने का। लेकिन अगर हम डिफरेंट इदारों की बात कर लें, PND की बात करें तो उनकी जानिब से भी फ़िलहाल कोई मंजूरी नहीं दी गई है। हालांकि वासा हुकाम की जानिब से तो एक समरी बनाकर भेजी गई है कि यहाँ इस रोड पर सीवरेज के जो पाइपलाइंस हैं उनको नया डालना है, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी जानिब से वो तमाम जो पाइप्स हैं और तमाम जो प्लान्स हैं वो प्लान धड़े के धड़े ही रह जाते हैं। हुकूमत की जानिब से प्लान्स बना दिए जाते हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता है। आपको ये भी बताते जाएं कि जो शौक चौक से शौकत खानम चौक है वहाँ तक सीवरेज पाइपलाइन डालने का जो प्लान था उस पर कितनी कीमत आई थी, तो वो 1 अरब 90 करोड़, जबकि कायदे आज़म से शौकत खानम डिस्पोजेबल चौक तक जो है वो सीवरेज सिस्टम बहाल करने के लिए 1 अरब 39 करोड़ रुपए का जो तखमीना है वो लगाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि ये तमाम जो जोहर टाउन की सड़कें हैं वो कभी ना कभी कहीं ना और कहीं ये सीवरेज का मामला है नताशा जिस पे आपने बात की है और ये शगाफ पड़ा अभी तो पहली दफ़ा नहीं है, या जैसे आप खुद भी बता रही हैं कि ये तकरीबन 16 से ज़ायद हो चुके हैं शगाफ पड़ने की सूरत हाल। अच्छा, ये सबसे मज़ाक़ा खेज़ बात है या क्या बात है? इस पे हैरान होना है, परेशान होना है या अफसोस करना है कि जहाँ पे हम शगाफ पढ़ने की बात कर रहे हैं नाजरीन, ये बिल्कुल LDA का ऑफिस है इसके सामने ना, मतलब वहाँ पर ये शगाफ पड़ा है और ये कहा जाता है कि जी गैस पाइपलाइन है या सीवरेज का निज़ाम है, सीवरेज के पाइप के अंदर गैस बढ़ जाती है। क्या होता है इस पे ज़रा हम टेक्निकल टर्म्स पे समझ लेते हैं। हमारे साथ सिविल इंजीनियर हैं एहसन मसूद साहब, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। ये सड़क पे शगाफ पड़ने का वाक़या हम बात कर रहे हैं, हमें थोड़ा टेक्निकली समझाएं कि जो सिस्टम है कि हमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया जाता है कि सीवरेज के पाइप के अंदर गैस बढ़ जाती है तो उसकी वजह से ये हो जाता है, क्या वाकई ऐसा होता है? जी मैं ऐसा करता हूँ, ये सिर्फ गैस भरने का मामला नहीं होता। सीवरेज के पाइप के अंदर क्योंकि पानी एक प्रेशर के साथ चल रहा होता है और वहाँ उसके अंदर अगर एक पिन होल, एक सुई के बराबर भी उसमें सुराख बन जाए तो वहाँ से इतना पानी निकल रहा होता है और वो पानी अपने अंदर मिट्टी को और फिर ऊपर मौजूद सारी चीज़ों को अपने अंदर गिराना शुरू कर देता है। तो इसको सिर्फ शगाफ नहीं, यानी इसको पॉट होल नहीं कहते, इसको सिंक होल कहते हैं बेसिकली, क्योंकि ये अपने अंदर गिर रहा होता है बाहर से। और ये लाहौर में कई मकामात पे ऐसा हुआ है। तो इसका आप समझ लें कि रोड के ऊपर जितनी भी दफ़ा ये रीसर्फेसिंग कर देंगे उसका मसला हल नहीं होगा जब तक नीचे
आपके सीवरेज सिस्टम के अंदर कुछ छोटा सा भी सुराख रह जाएगा तो ये दोबारा से मामला हो सकता है। यही वाटर सप्लाई के पाइप्स के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है और यही चीज़ सीवरेज के उनके साथ अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि अगर एक पिन होल भी है तो ज़ाहिर है वो अपने अंदर चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या ये सिर्फ कोई टेक्निकल मसला है या वाकई जो सिस्टम है वो इतने बोसीदा है, ये पुराने होने का मसला है या किसी नए बनाए हुए सिस्टम में भी ये मसला हो सकता है? अब जैसे आपकी नुमाइंदा ने बताया है कि ये पाइपलाइन चेंज हो चुकी है जी, तो इट मीन्स कि इस पे जो खर्च आना था या जो इसके लिए जो होना चाहिए था वो तो हो गया है, ठीक है। लेकिन उसमें मामला ये है कि ये बार बार क्यों हो रहा है, तो हमारे यहाँ यानी ये सिर्फ मैनेजमेंट का प्रॉब्लम मुझे तो लग रहा है कि अगर इसकी पाइपलाइन भी चेंज हो रही है और इसके बावजूद बार बार प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको यानी ये इतना बड़ा मसला नहीं था कि ये इसको बार बार दोहराया जाए। तो वैसे तो जब मुझसे आपकी तरफ से रब्ता किया गया तो मेरे जहन में ये ख्याल भी आया था कि सड़कों पे आने वाले शगाफ अगर नहीं आएंगे तो मुल्क की मईशत का पहिया अगर रुकेगा नहीं तो स्लो जरूर हो जाएगा। कैसे चलेगा? मुल्क का तो बेचारा चल ही रहा है किसी तरह, इनकी मईशत कैसे चलेगी? तो हमारी जीडीपी का के स्लो होने का भी इम्कान मौजूद है। That's so sad। अच्छा, ऐसे सब ये मसला क्या सिर्फ पाकिस्तान में या लाहौर में हमने देखा है या पूरी दुनिया में होता है? वहाँ पे भी जाहिर है हम जब यूरोप की बात करते हैं तो उनके सिस्टम्स भी बहुत पुराने हैं, जाहिर है उसको रिपेयर करते होंगे या नया भी डालते होंगे तो उसमें उनको टेक्निकल टर्म्स तो पता हो। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी हुकूमत या इतनी बड़ी काबीना चल रही है, इसमें कोई टेक्निकल आदमी नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा। टेक्निकल आदमी तो बहुत है। हाँ, तो फिर क्यों उनको पता नहीं है कि ये एक मसला है जो बार बार हो रहा है और रिपीटेडली हो रहा है? मतलब ये कोई एक दफ़ा का मसला नहीं है। इसमें आप देखिए कि माशाल्लाह बहुत से लोग हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर से लेके तो इसी LDA के ऑफिस में बैठते हैं और उन्हीं के नीचे ये मामला चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल लोग मौजूद नहीं है, टेक्निकल लोग मौजूद हैं, लेकिन शायद ये जो जब काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त उसके अंदर कोई ऐसी फ्लॉ रह जाती है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बार बार आता है। आपने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की बात की है, कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ये यानी सिंक होल्स नेचुरली भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों के अंदर। ठीक है। तो यानी जिसको आप तोदे गिरना या रोड गिर जाना वो कहते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाना नेचुरल है या कहीं भी आ सकता है, किसी भी जगह आ सकता है। इसका हल जो है ना वो मौके पे जिन साहबान को करना है उनको ज़रा अपने काम को अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम बार बार ना, यानी अगर आप एक दफ़ा सीवरेज का पाइप चेक एंड बैलेंस करके सिस्टम को रिपेयर भी कर रहे हैं या ठीक भी कर रहे हैं तो ये मसला दोबारा नहीं आना चाहिए अगर आप नीयत से कर रहे हैं। जी। मसला सारा नीयत का है। अच्छा नताशा, ये जैसे मैंने अभी भी बात की कि ये LDA के ऑफिस के आसपास सड़क है, बिल्कुल इनफैक्ट सामने ही है और इसमें आई एम श्योर क्योंकि मैं यहाँ से गुजरती हूँ समटाइम्स फास्ट लेन भी बंद की हुई है जिससे ट्रैफिक जैम भी होता है और LDA ने खुद इसको डेंजरस रोड डिक्लेयर भी कर दिया है। तो किस बात का इंतज़ार है कि सड़क भी ख़तरनाक है, फास्ट लेन भी बंद है, शगाफ भी पड़ चुका है और एक दफ़ा नहीं कई बार पड़ चुका है, तो अब हम इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं कि कैसे होगा ये ठीक? ये कोई खलाई मखलूक आके करेगी कोई या ऊपर से उतरेगा इसको ठीक करने, क्योंकि ये तो उनकी नाक के नीचे हो रहा है। अरमला, मेरे ख्याल से तो आपने शायद बिल्कुल ठीक कहा है कि खलाई मखलूक जो है वही इसको ठीक कर सकती है, क्योंकि हमारी हुकूमत की अगर हम बात कर लें, पंजाब हुकूमत की स्पेशली बात कर रहे हैं, तो उनकी जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, प्लान्स लेकर आ रहे हैं और फिर उन प्लान्स को एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम सड़कों की बात कर लें, ना सिर्फ सड़कों की बल्कि बाकी तमाम मामलों की अगर हम बात करें तो वो भी हमें ऐसे ही दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं फ़्लो उनमें रह जाता है। तो ये मेरे ख्याल से हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि आप ना सिर्फ दौरों पर जाने की बजाय अगर आप अपने इलाके में, अपने सूबे में काम पर तवज्जो दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। आप दौरे कर लेते हैं, डिफरेंट आप कंट्रीज़ में जा रहे हैं और फिर जाकर आप ये भी कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि आपके मुल्क की जो सड़कें हैं वही बैठ रही हैं। अगर सड़कों पर ही शगाफ पड़ना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप बाकी जो प्लान्स हैं, बाकी जो मंसूबे हैं उनको कैसे करेंगे और उनके तमाम जो प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है वो कैसे करेंगे। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को चाहिए कि जब एक प्लान बनाया जाता है तो उस पर प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए। हालांकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा सा पैन करके ज़रूर दिखा दें, क्योंकि ये मेन शाहरा है और यहाँ से तमाम जो ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक भी गुजर रही है और जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो भी गुजर रही है और यहाँ से यू टर्न भी है और मेन यू टर्न के पास से ही ये जो शगाफ था ये पड़ा था।
जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो हमने इससे पहले वाला जगाव देखा वो भी हमने यू टर्न के पास ही देखा था, क्योंकि वहाँ पर भी जो गैस पाइपलाइंस थी, सीवरेज पाइपलाइन थी, वो भी मुतासिर हुई थी, डैमेज हुई थी, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जी ये तो शहरियों की मुश्किलात ही हैं, और हम तो ये कहेंगे कि चलें कोई नहीं, एलडीए ने ठीक कराना है, जिस इदारे ने ठीक कराना है करा लें, अपनी तख्ती लगवा लें, हमें कोई मसला नहीं है, हम तख्ती देख लेंगे, उस पर खुश हो जाएंगे कि चलिए एटलीस्ट किसी ने ठीक तो कराया। क्योंकि यहाँ पर अगर ये फास्ट लेन है, यू टर्न है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लोग गुजर रहे हैं, और अगर खुदा ना खास्ता ये फिर कोई ऐसा मसला होगा और फिर जानी नुकसान होता है तो फिर हम अफसोस करते हैं और फिर एक स्टेटमेंट के बाद हम चुप कर जाते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन ये हमारी अपने प्लेटफॉर्म से भी अपील है, क्योंकि बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे घर वाले, मतलब कोई भी गुजरता है वहाँ से, हम तो खैर आफियत से ही कहते हैं कि घर पहुँचे, तो अब दुआओं से ही काम चल रहा है हम सबका वैसे तो ओवरऑल ही। ऐसे साहब अभी आपने खुद भी बात की, क्या मैं जानना चाहती हूँ, आप जब सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हैं और जो लोग ये लोग काम करते हैं, क्या इनको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है? क्योंकि हम यहाँ बैठ के टेक्निकल बातें कर रहे हैं, क्या इनको नहीं पता होगा कि ये वहाँ पे वाकई इतना बड़ा मसला है और इसको टेक्निकलिटी के साथ ही हैंडल करेंगे, ना कि सिर्फ बातों से? ये मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये टेक्निकल मसला नहीं है, ये मैनेजमेंट का इशू है। यानी आप जब काम कर ही रहे हैं, कॉमन सेंस का भी तो मसला है ना एहसन साहब। जब आप बहुत सारे अखराजात भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, एक दफ़ा दो दफ़ा ये मसला हाईलाइट भी हो गया है, तो इसके बाद फिर इसके अंदर ये प्रॉब्लम वंस फॉर ऑल हल हो जाना चाहिए था। यानी कोई ऐसा टेक्निकल फ्लॉ मुझे नज़र नहीं आता, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमारे यहाँ मौजूद ना हो, या कोई ऐसी स्किल चाहिए जो हमारे यहाँ मौजूद ना हो, ऐसा कोई मसला मुझे कम से कम इसमें नजर नहीं आ रहा। रिपेयर करेंगे तो ये कितना अरसा इस मट्टी डालने से या रिपेयर करने से चलेगा काम, और उसके बाद फिर अल्लाह ना करे वही मसला। देखिए ये इस रिपेयर, वैसे तो इन रोड्स को एक दफ़ा रिपेयर होने के बाद बहुत अरसा चलना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रोड्स जो है ना, एक दफ़ा बारिश होती है तो उसका फिर वो शिकार भी हो जाती हैं, क्योंकि हम यानी आप समझ लें कि फिर से मईशत का पहिया घूमना होता है, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि दोबारा से रोड्स को ख़राब भी हों और उनको ठीक भी कह रहे हैं। अच्छा चलिए ये तो आप बात करें, मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मैं ना इस टेक्निकलिटी को समझना चाहती हूँ और मैं समझाना भी चाहती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल इंजीनियर नहीं हूँ, आप हैं, आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा अब ये सिस्टम ख़राब है, या पाइप के अंदर अगर कोई होल है, या वैसे भी गैसेज जमा हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, इसमें क्या हमें पूरा नया सिस्टम डालना है, या हमें उस एरिया को केटर करना है, कंक्रीट डालनी है, मट्टी डालनी है, लेंटर डालना है, क्या करना है हमें? देखिए किसी भी जगह अगर सुराख हो गया है सीवरेज के पाइप के अंदर या वाटर के पाइप के अंदर, तो उतने एरिया का पाइप कट ऑफ करके वहाँ से निकाल दिया जाएगा, नया पाइप उसके साथ लग जाएगा। जो नया पाइप लगेगा उसको आप वाटर टाइट करेंगे और कंक्रीट के साथ उसको बंद कर देंगे, कंक्रीट के साथ उसको बंद कर देंगे। यानी एक तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि उसमें मजीद कोई लीकेज का चांस दोबारा ना हो, एक बात। और दूसरी बात यह है कि उसमें से अगर खुदा ना खास्ता थोड़ी बहुत कोई लीकेज होती भी है तो वो कंक्रीट या वाटर प्रूफिंग उसके ऊपर करने से वो उसके अंदर ही रह जाएगा, वो मसला वहाँ से बाहर निकल नहीं पाएगा। तो ये यकीनन यानी जो तखमीने लगाए गए होंगे, जो काम किया गया होगा, ये उसके अंदर किया गया है। बज़ाहिर मुझे जो लगता है, जो कंडीशन मैंने रोड की देखी है, कि अगर खुदा ना खास्ता वो प्रॉब्लम नीचे मौजूद होता तो ये ऊपर इस वक्त आपको ये सिचुएशन नज़र ना आती, ये दोबारा से तबाही का यानी वो बन गया होता। मतलब यानी ये वो काम उनका हो चुका है, सिर्फ ऊपर उनको रोड की रीसर्फेसिंग दोबारा करके इसको सेटल करना। हाँ जी, ये सेटल। अच्छा नताशा, ये जो भी एहसन साहब आप बता रहे हैं, मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो अभी हम जिस कंक्रीट या नए पाइप की बात करें, उस पाइप को कट करके उस हिस्से में नया पाइप डलना था, वो तो लास्ट टाइम जो एक बड़ा होल पड़ा था जिसमें गाड़ी भी गिरी थी और खातून चला रही थी वो गाड़ी, उसके बाद उसमें ये फिल कर दिया गया था। तो अब मसला कहाँ पे है, और ये सिर्फ पैच वर्क का इशू है कि इन्होंने रोड को उस तरह से नहीं किया, या वाकई ये कोई और होल है जिसकी हम बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो ये जो सर बात बता रहे हैं कि इसको रीफिल कर दिया गया और प्रॉपर तरीके से चेक करने के बाद ही इसको रीफिल किया गया और अब ये दोबारा से सड़क नहीं बैठेगी, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि आपने मिट्टी और कंक्रीट डालकर इसको रीफिल कर दिया है, ना कि प्रॉपर तरीके से इसको जैसे सड़क बनाई जाती है आप इसको वैसे फिल करें ताकि दोबारा से इसी जगह से ये सड़क ना बैठे। लेकिन अगर जैसे ही बारिशें होती हैं या यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, तो ये जो
गड़ा है, ये शगाफ है, ये दोबारा से बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिमट और मिट्टी से तो वैसे प्रॉपर तरीके से सड़क को दोबारा से नहीं बनाया गया। अगर हम पिछले शगाफ की बात कर लेते हैं तो पिछले शगाफ को भी इसी तरह से रीफिल कर दिया गया था और ये कह दिया गया था कि अब दोबारा से सड़क नहीं बैठेगी। तो हुकूमत को चाहिए, हमारे इदारों को चाहिए कि सड़क आपने बना दी, लेकिन उसको फर्दर एंड फर्दर हमें चेक करना चाहिए कि आया इस चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि इसमें problem कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है डीप डाउन जो इसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करे। थैंक यू वेरी मच नताशा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस हवाले से अपडेट भी किया, और शुक्रिया सर आपका भी कि आपने कुछ टेक्निकलिटीज़, जो कि टेक्निकलिटीज़ बज़ाहिर तौर पे नहीं है लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है, एंड आई एम नॉट श्योर कि हाँ वो कहते हैं ना कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। जब तक आमना की कॉफ़ी बन रही थी मैंने अपनी चाय मंगा लिया है। मैं बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं ले सकती, पता नहीं क्या मसला है, आजकल मौसम बदलने के साथ मुझे फ़ौरन चाय कॉफ़ी चाहिए होता है। आमना आपके किचन में से मुझे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मेरा यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है। प्लीज़ मुझे बताएं आप क्या बना रही है और क्या बन चुका है? जी जो हमारा जो फिलिंग है कैसेडियास की वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, क्योंकि उसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर हमने फिलिंग करनी थी ताकि हम उससे स्लाइस कर सकें। ठीक है, तो मैं आपको इसके पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, मेथड बता देती हूँ जी। बिल्कुल ही आपने इजी साइज का मेथड है। चिकन मैंने मिंस लिया है, आप चाहें तो क्यूब्स ले लें एंड देन उसको श्रेड कर लें, आपकी अपनी चॉइस है। चिकन मिंस ले लिया, इसके अंदर मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड किया है, थोड़ी सी चिली सॉस ऐड की है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मॉर्निंग में अच्छे नहीं लगते तो हमने नहीं ऐड किए, और इनको हमने अच्छे तरीके से सौते कर लिया जस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ। उसके साथ मैंने इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड की। आपको पता है सीजनल वेजिटेबल्स आजकल कितनी अवेलेबल हैं, जो भी आप मजीद, मैंने कैप्सिकम और अनियंस ऐड किए हैं, आप चाहे मशरूम्स, स्वीट कॉर्न्स, जो भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। बिल्कुल, ये अब आप देखिएगा हमारी ये फिलिंग रेडी हो गई है। और इसमें हमने जो स्पाइसेस है वो ज़्यादा नहीं मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम थोड़े हमने। अच्छा, इसमें एक होता है कि हम कुछ चाइनीज में जो चीज स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं वो वाले करें या बिल्कुल देसी चिली सॉस जैसे डाली चाइनीज वाले जरा थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़े से माइल्ड भी होते हैं और उसमें फ्लेवर भी आपको पता है बहुत अच्छा आ जाता है। ये चीज़ हो गई, एंड देन फिर उसके साथ इसके अंदर मैंने जो चिकन पाउडर डाला है ना वो इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा। अभी देखिएगा, ये टॉर्टिया ब्रेड है, आप घर पे बना लें या आप मार्केट से ले लें, आपकी अपनी चॉइस है। ये हमने इसको पैन में रख दिया। इसके लिए सबसे पहले मैं ये चीज़ स्लाइस रखूंगी, आप चाहें तो श्रेडेड चीज़ ले लें, कोई भी आपकी वो अपनी चॉइस है। जी मैं चीज़, और ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते तो ये अपनी चॉइस होती है। बिल्कुल, आप इसको क्विट भी कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। तो ये मैंने इस पे ऐड, इसके नीचे आपने वो फ्लेम, बिल्कुल माइल्ड सा फ्लेम चल रहा है इसका, क्योंकि फिर चीज़ मेल्ट हो जाएगी ग्रेजुअली। चाहे हम इसे ग्रिल भी कर सकते हैं और आपकी अपनी ये भी चॉइस है। ये देखिएगा, ये मैं इसके ऊपर फिलिंग ये वाली ऐड करूँगी। साथ में हमने इसकी एक सॉस रेडी की है। सॉस बिल्कुल सिंपल सी है। मायो ली थी मैंने 1 कप, क्रीम ले ली थी 1/2 कप, और 2 to 3 टेबलस्पून मैंने जो चिली गार्लिक सॉस होती है वो ले ली थी। उसमें आपने थोड़ा सा डाल देना है विनेगर डाल देंगे, थोड़ी सा ब्लैक पेपर डाल दिया। आपकी एक बड़ी लाइट सी जो है ना वो टाटर सॉस ही रेडी हो जाएगी। ये देखिए, मैंने उसको ना बॉटल में डाल दिया ताकि मुझे ईजी हो जाए यूज़ करना। ये देखिएगा, ओह वाओ, कलर भी और फ्लेवर भी अगेन बहुत ज़बरदस्त साइज से आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग इस सॉस को स्पाइसी रखते हैं। हाँ, वो आपकी अपनी चॉइस है, बट मैंने ज़रा मॉर्निंग जो है वो फर्स्ट मील के हिसाब से रखा है, तो बहुत ज़्यादा मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अच्छा, इस पे आप क्या ऐड करिए? जी, ये मैं टमेटोज़ हैं, कुकम्बर, आप वही आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन वेजिटेबल आपको पता है कि इनटेक एक ज़रूरी होता है, होनी चाहिए हमारे मील के अंदर। तो ये मैंने अब इसमें ऐड कर दी है, एंड देन अब मैं इसको, चाहें आप इसके ऊपर एक और ऊपर चीज़ स्लाइस ऐड कर लें, बट इतना ज़्यादा वो रिक्वायर्ड नहीं है। ये बिल्कुल वो एक जो स्लाइस है दैट इज इनफ। और अब इसको मैं बिल्कुल दोनों थोड़ी देर आप ग्रिल कर लूँगी, एंड देन ये जब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो ये देखिएगा जैसे मैंने इनको स्लाइस कर लिया, इस तरीके से स्लाइस कर लें। चाहे आप इसको बुरीटो स्टाइल में बना लें, आपकी अपनी मर्जी। अरे वाह, तो एक रेसिपी है। और देन वही बात है, बच्चों के मील में, लंच बॉक्सेस में, बच्चों के लंच बॉक्सेस बहुत बिग डील आ जाती है, बड़ी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। और ऐसी चीज़ होगी तो कभी भी लंच बॉक्स वापस नहीं आएगा। तो ये देखिएगा कितना अच्छा कलर उस पे आ गया।
इवन आजकल के बच्चे इतने चूजी हैं अपने खाने को लेके कि वो लंच बॉक्सेस, मेरा नेफ्यू जो है वो जानबूझ के टेबल पे सुबह छोड़ जाते हैं, जब उसको पता है लंच नहीं पसंद तो कहते हैं मैं छोड़ जाऊंगा। I just forgot, ये होता है फिर उसके बाद। वो अब माँ कह रही होती है कि भाई किधर गया, तो वो समझ रही कि मैं भूल गया था, पर एक्चुअली वो जान के छोड़ के जाता है। और जिस दिन आप कोई ऐसी मजे की चीज डालेंगे उस दिन कभी भी बच्चे नहीं भूलेंगे, ये गारंटी है। I agree, oh wow, ये देखिएगा क्या बात है, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए बस, ये अभी बस ये थोड़ा सा ठंडा होगा एंड देन हम इसको कट करेंगे क्योंकि फिर जरा अभी जरा कट एकदम से होगा। अच्छा आमना, आप अगली रेसिपी को करें, हम मीनवाइल हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाते हैं। आज दोबारा से हम सिंगिंग जो कह लेना उसको अपने सेट के ऊपर टाइम भी देंगे, और हम चूँकि सुबह सुबह म्यूज़िक आपको सुनना कभी कभी बहुत अच्छा लग रहा होता है। मुंतज़िर अली हमारे साथ मौजूद हैं जी, बहुत ज़बरदस्त सिंगर है, इनको मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। 2011 में इन्होंने अपना बाकायदा तौर पे सिंगिंग जर्नी का आगाज़ किया था, उसके बाद इन्होंने बैक टू बैक अपने 8 जो सिंगल्स हैं वो भी रिलीज़ किए, और अभी रिसेंटली इनका गाना कैसे रिलीज़ हुआ है, इनसे हम बात भी करेंगे, इनका गाना भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? कैसा जा रहा है आपका म्यूजिकल जर्नी? बहुत अच्छा जा रहा है, ज़बरदस्त जा रहा है। मुझे थोड़ा सा, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, अपना तारुफ करवाएं, कब से और कैसे स्टार्ट किया आपने म्यूज़िक? बस शुरू से ही आपके अंदर ही होता है जो भी आपको करना होता है, तो मेरा शुरू से ही था कि समथिंग डिफरेंट करना है, नॉट अ नॉर्मल लाइफ। तो ये म्यूज़िक शुरू से ही मुझे पसंद था, तो आई जस्ट स्टार्टेड इन 2011 और 2021 में जाके स्टार्टेड डूइंग प्रोफेशनली, मुझे काम मिलना वगैरह शुरू हो गया। तो अब मुझे ये बताएं कि आपके जो अभी फैमिली के अंदर कोई और भी सिंगिंग करता था या नहीं, you are the only one? I'm the only one, yes. Okay, lovely। तो अभी आपका रिसेंटली गाना आया है, उसके बारे में बताएं, कैसा है, कैसा रिस्पांस आ रहा है? हाँ, रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, और क्या कहते हैं, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स एज वेल। तो लवली, कुछ सुनाएं हमें वो वाला गाना जो आपका रिसेंटली आपने रिलीज किया। इसके कुछ वर्सेस आपको सुनाता हूँ। जरूर। तेरे से दूर रहना लगे मुश्किल मुझे यारा, जितना तुम्हें देखूं उतना तू लगे प्यारा। तेरे से दूर रहना लगे मुश्किल मुझे यारा, जितना तुम्हें देखूं उतना तो लगे प्यारा। तेरे लिए हर बाजी हार दूं, तेरे लिए सब अपना वार दूं, तुझे ना देखूं जो मैं यारा, होती है फिर आँखों में रिमझिम। पूछो ना कैसे गुजरे मेरे दिन तेरे बिन, पूछो ना कैसे गुजरे मेरे दिन तेरे बिन, पूछो ना कैसे गुजरे मेरे दिन तेरे बिन। क्या बात है, लिरिक्स किसने लिखे हैं मुंतज़िर? लिरिक्स ये मैं प्रोड्यूसर है, रोमू हंस उसका नाम है, उसने लिरिक्स लिखे हैं। सारा गाना कंपोजिशन? हाँ, कंपोजिशन भी उनकी है। हाँ, मेरा ये काम होता है कि थोड़ा बहुत कुछ चेंजिंग्स वगैरह करवाना। अच्छा, बहुत सारे आपकी आवाज़ का टेक्सचर इज़ वेरी रोमांटिक और वो चीज़ें, तो आपने हमेशा से इसी तरह के म्यूज़िक को परस्यू किया है या नहीं? नहीं, राइट नाउ तो आजकल ट्रेंड ऐसा है कि कुछ भी चल रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन, तो मैं डिफरेंट जॉनरास ट्राई करता रहता हूँ। तो लेट्स सी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वन हिट सॉन्ग। इंशाल्लाह वेरी सून। अच्छा, मुझे बताएं, आजकल पंजाबी म्यूज़िक, मैं अपनी भी बात करूँ, बहुत सारे लोगों का विद टाइम ट्रेंड या इंटरेस्ट आया है पंजाबी म्यूज़िक में, और आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा पसंद भी करी, और आई एम सरप्राइज्ड कि समझ भी आती है हमें पंजाबी, और हम इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। सो आपने सोचा है कि वो जो पंजाबी पॉप और इस तरह का आप? हाँ, पंजाबी भी सॉन्ग्स मैंने किए हैं अपने। पंजाबी है मेरा एक सॉन्ग है जो लास्ट टाइम आपके साथ हुआ था, उस पर मैंने पंजाबी सॉन्ग अपना सुनाया था, उसका नाम है खबर। हाँ, तो पंजाबी भी कर रहा हूँ मैं। आई लव पंजाबी म्यूजिक। राहत के गाने मुझे बहुत पसंद है, बिलाल सईद के गाने मुझे बहुत पसंद है पंजाबी। हाँ, बिलाल सईद की पंजाबी म्यूजिक इज़ लाइक रियली अमेजिंग। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ आपने जिसके सामने परफॉर्म किया हो या ख्वाहिश हो कि मैं इनके सामने परफॉर्म या इनके साथ परफॉर्म करना चाहता हूँ?
मैंने परफॉर्म जो किया हुआ है वो तो काफ़ी आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन जिनके साथ मैं परफॉर्म एज अ डुएट करना चाहता हूँ या कोलैब करना चाहता हूँ तो वो कुरातुलैन बलोच है। क्यूबी, ओह वाओ, लवली लवली। तो मुझे बताएं कि आपके आगे क्या प्लान्स हैं? आपने इस म्यूज़िक को अभी आगे एल्बम्स पे काम कर रहे हैं, सिंगल्स पे काम कर रहे हैं? हाँ, सिंगल्स पे काम कर रहा हूँ मैं, एल्बम पे काम नहीं कर रहा। सिंगल्स मेरे एवरी सिंगल मंथ जो है मेरा एक सिंगल रिलीज़ होगा टिल 1 ईयर, और बाकी परफॉर्मेंसेस वगैरह चल रही हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा हूँ। तो कभी तक मुझे ये बताएं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे आप ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि आजकल स्पॉटिफाई और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ने बहुत ज़्यादा म्यूज़िक को जो कह लें ना अवेयरनेस भी दे दी है लोगों को। सो व्हाट डू यू थिंक? हाँ, सोशल मीडिया की वजह से हमारे पास काम है, सोशल मीडिया की वजह से ही लोग हमें जानते हैं, उसके बगैर तो वी आर नथिंग। तो सोशल मीडिया इज़ वेरी गुड फॉर अपकमिंग आर्टिस्ट। लवली लवली। अब से मैं एक और गाना भी सुनती हूँ ज़रा आमना के किचन में और क्या हो रहा है। आमना, अगली रेसिपी बताएं ना, क्या चल रहा है? रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। चॉकलेट जो पुडिंग बना रही हूँ मैं, उसके लिए आपने देखी है काफ़ी सारी जो है वो मेरे पास इस टाइम पे मज़ेदार मार्शमेलोज़, कलरफुल चीज़ें हमें नजर आ रही हैं। तो एक्चुअली बेसिकली तो ये बहुत ही इजी और सिंपल है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम बच्चों के लिए शॉर्ट्स में बना रहे हैं, तो एक ज़रा ट्विस्ट के साथ, क्योंकि दूध आपको पता है बच्चे भागते हैं, हाँ। तो इस तरीके के साथ हम उनको दे सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने चॉकलेट पुडिंग रेडी कर ली थी, ये देखिएगा, और साथ में मैंने वनीला पुडिंग रेडी कर ली है। अच्छा, इसकी रेसिपी भी बता दें हमें। जी, इसके लिए सिंपल एक तो या तो इसका पैक मिलता है रेडी टू जो होता है, इसको आप वो ले लें, नहीं तो फिर उसके साथ आप एग योक्स ले लेंगे और उसके अंदर मिल्क ऐड कर देंगे, और वनीला जो पाउडर है वो बहुत ही स्लो फ्लेम पे या फिर डबल बॉयलर पे आपने इनको स्लोली विस्क करते हुए कुक कर लेना है। शुगर ऐड कर देनी है, एंड देन थोड़ा सा इसमें चॉकलेट पाउडर ऐड किया, ये रेडी हो गया। देखिएगा, मैं अब आपके सामने इसकी असेंबलिंग करूँगी। थोड़ा सा इजी हो जाता है अगर पाइपिंग बैग में आप कर लेंगे, अदरवाइज आप चाहें तो बड़ा मुश्किल होता है स्पैचुला के साथ, क्योंकि वो फिर साइड्स पे ग्लास भी हमारा सारा खराब होगा, तो मैं वो चीज़ अवॉइड करना चाह रही थी, ताकि वो लुक, आपको पता है बच्चे जो हैं वो पहले लुक से देख के खाते हैं, एंड देन फिर वो उनको तो अच्छी प्रेजेंटेशन की चीज़ हो तो वो ये दूध और इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं। जी, खा लेते हैं। अच्छा, थोड़ी सी मैंने कुकीज़ जो है वो क्रश की हुई है, ये ऐड कर रहे हैं। कोई भी कुकीज़, कोई भी जो भी आप लेना चाहें, चॉकलेट चिप्स लेना चाह रहे हैं या जो भी आपको पसंद है। अक्सर घर में वैसे ही बिस्किट्स होते हैं कि लेफ्ट ओवर पड़े हुए हैं, या केक अगर रह गया, केक क्रम्ब आप डाल सकते हैं, मार्बल केक और इस तरह की चीज़ें, लेफ्ट ओवर थोड़ा सा बच जाता है वो डाल दें। तो ये देखिएगा, ये ऐड कर दिया है मैंने इसमें। अब इसमें वनीला जो अब मैंने पुडिंग इसमें बनाई है वो ऐड करेंगे। ओके, लवली। लेयरिंग जो है वो एक बड़ी अच्छी सी इस पर आ गई। साथ में मेरे पास ये थोड़ी सी चॉकलेट सॉस, ये मैं जस्ट जो आपने ऊपर आमना, आज आप बच्चों को इतनी पसंद आ रही होंगी ना सुबह सुबह, लेकिन उनको खाने को नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, हम आपके बिहार पे चेक करेंगे। मदर्स ट्राई कर सकती हैं। बिल्कुल, थोड़ी सी ये बंटीज वगैरह जो भी जिस तरह से भी आप चाहें, मार्शमेलो भी है हमारे पास, क्योंकि सारे उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको ये चीजें जो है वो करनी पड़ती है। भी रखी हुई है, और ये चॉइस होती है पेरेंट्स की, जो चीज अवेलेबल है। हम ये नहीं, इस रेसिपी का पर्पस है कि जो चीजें आमना यूज करिए वही करनी है, आप कुछ भी अपनी पसंद से, इन चीजों की वजह से तो ऑब्वियसली बच्चे जो है वो पकड़ लेंगे और खाना स्टार्ट कर देंगे कि भाई इसमें नीचे बंटी मिलेगी और नीचे चॉकलेट है, कुछ भी आप इस तरीके के साथ कर सकते हैं। जबरदस्त। तो ये हमारी पुडिंग रेडी हो गई। अब कॉफी की रेसिपी वेरी इजी। हम लोगों को लगता है कि हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, देन पता नहीं क्या बहुत ही ज्यादा कोई टेक्निक्स हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तो इस मामले में कोई कमेंट नहीं करूंगी। आई एम अ कॉफी पर्सन, तो मुझे तो कॉफी के लिए कहीं भी कुछ भी चाहिए होता है। ये जस्ट मैंने कॉफी बीट की हुई है, बिल्कुल इजी। एंड देन मिल्क हमने ले लिया, उसको मैंने बॉईल कर लिया था विद वनीला पाउडर। ठीक है, एसेंस भी डाल सकते हैं बट उससे कलर चेंज हो जाता है, तो मैं पाउडर प्रेफर करती हूँ। शुगर एडेड है इसके अंदर, एंड देन कॉफी बीट करनी सबको आती है, लॉट्स ऑफ हैक्स, सबको पता है। कॉफी तो आप आराम से बीट कर सकते हैं। और ये सिर्फ इसके अंदर, अब ये हमारे पास एक्चुअली वनीला मिल्क है, ठीक है, और ये प्लेन नहीं है, तो ये इसके अंदर मैंने कोको पाउडर भी ऐड किया, तो नाउ इट बिकम्स डलगोना मोका कॉफी। ओके, तो ये जस्ट मैं इसके ऊपर अब ये जो हमारा बीट कॉफ़ी की हुई है हमने, सिर्फ ये जो उसका फोम है ये मैं ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर। हाँ जी, अब एक्चुअली इसमें आइस वगैरह भी डलती है, तो अभी थोड़ा सा वेदर इस तरह से, तो हम आइस जो है वो स्किप करें। बट इसको आप हॉट में भी कर सकते हैं। हॉट में भी, इसी तो को ही आप हॉट में भी बना सकते हैं। आप इसको हॉट में भी कर सकते हैं, ये कोई कोल्ड कॉफी कंपल्शन नहीं है। ओह वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा भी मैं इस पे
कोको पाउडर जो है वो। क्विक आमना ने 3 रेसिपीज आपके लिए तैयार कर दी हैं कि आप घर पे अगर देख रहे हैं सुबह सुबह आपको। और जो मार्शमेलो है वो मैं वैसे कॉफ़ी के साथ प्रेफर करती हूँ। ओह अच्छा, जी जी जी, अगर स्पेशली अगर ये हॉट कॉफ़ी में आप ऐड करेंगे तो देन उसकी फिर लुक ही अलग आएगी। अलग आती है। ठीक हो गया, डन, परफेक्ट हो गया जी। कॉफ़ी भी रेडी है, पुडिंग भी रेडी है और हमारे एपेटाइजर्स भी रेडी हैं। आमना आप इनकी फाइनल प्रेजेंटेशन उसकी एपेटाइजर्स की भी कर दें ताकि हम अपने देखने वालों को उसकी फाइनल जो कह रहे ना एक शॉट भी दिखाएंगे। लेकिन मुंतज़िर जो कि हमारे साथ मौजूद है, मुंतज़िर मुझे बताएं, कवर्स का भी टाइम है, मुख्तलिफ सिंगर्स के लोग कवर्स भी करते हैं, आपका कौन सा फेवरेट सिंगर है जिसके आपने कवर्स बहुत ज़्यादा गाए हैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे? सब आर्टिस्ट के गाने पड़ते हैं क्योंकि परफॉर्म करता हूँ, जितने भी इवेंट्स होते हैं, वेडिंग इवेंट्स होते हैं या बर्थडे इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट गेट टुगेदर्स होती हैं, तो हमें हर सिंगर के ही परफॉर्म करने पड़ते हैं क्योंकि रिक्वेस्ट वगैरह आती हैं काफ़ी, तो वी हैव टू मेक श्योर के वी आर रेडी, हमें हर तरह के सॉन्ग्स आते हों। तो कोई आपका पर्सनल फेवरेट आजकल तो ज़रूर हमें सुनाएं कुछ। हाँ, आपने भी पंजाबी की बात की थी तो मैं कुछ राहत का सुनाना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली आया था वो, उर्दू और पंजाबी मिक्स है। जिस चीज से दर्द मिले क्यों बार बार करता है वही सजना, जिस चीज से दर्द मिले क्यों बार बार करता है वही सजना, थोड़ा ता ख्याल कर साडा दिल लोहे दा ता नहीं सजना, साडा दिल लोहे दा ता नहीं सजना, बहते हैं ना आंसू मेरे बहते हैं ना, जब वो हमसे कहते हैं ना दोस्त बन के रहते हैं ना, बहते हैं ना आंसू मेरे बहते हैं ना, जब वो हमसे कहते हैं ना दोस्त बन के रहते हैं ना। थैंक यू। क्या बात है, ज़बरदस्त। मुझसे ये बताएं, जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे तो बड़ा आपका तो सीन होता होगा कि आओ भाई गाने सुनाओ, फ्रेंड्स गिटार पकड़ के। हाँ, पहले 10 साल तो बस जैमिंग्स ही किए हैं विद फ्रेंड्स, विद क्लासमेट्स, कॉन्सर्ट वगैरह भी होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, तो उस पर भी मौका मिल जाए तो बड़े एक्साइटेड होते थे। तो इसी तरह जर्नी स्टार्ट होती है और इसी तरह पता नहीं चलता आप कब प्रोफेशनल फील्ड में आ जाते हैं। तो इसके साथ साथ कुछ आप अपना करियर भी परस्यू करें या सिंगिंग इज लाइक योर करियर? दिस इज माय करियर, आपने इसको सोचा है? हाँ, अच्छा, सोचा नहीं हुआ, दिस इज आई एम अर्निंग। अच्छा, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। या दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। नॉर्मली लोग अपने करियर के साथ एक अल्टरनेट करियर भी कर रहे होते हैं नॉर्मली। ऑब्वियसली जब मैंने तो शुरू से एक ही चीज़ सोची थी कि करना ही म्यूजिक है, ठीक है। हाँ, 2011 में मैंने यही सोचा था म्यूजिक करना है। वो अलग बात है कि 10 साल लग गए काम मिलते मिलते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। आगे आने वाला कोई प्रोजेक्ट जिसके लिए आप एक्साइटेड हैं या लुकिंग फॉरवर्ड? बहुत ज़्यादा गाने हैं मेरे जो आ रहे हैं। मैंने आपको बताया भी है कि हर मंथ मेरा एक गाना रिलीज़ होगा। तो अभी लास्ट वीकेंड ही मेरा ये जो मैंने आपको कैसे सुना है वो रिलीज़ हुआ। अब नेक्स्ट मंथ भी एक होगा, फिर उसके बाद जनवरी में। तो ये इस तरह तो बैक टू बैक आप कर रहे हैं। सॉन्ग्स, ज़बरदस्त। तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन अभी मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी, एंड पे मैं आपसे ज़रूर कुछ सुनूंगी। लेकिन आमना की फाइनल चीज़ें रेडी हो रही हैं किचन में से, खुशबू आना बंद हुई है क्योंकि अभी चूल्हा बंद हो गया है, लेकिन आमना का सामान रेडी हो गया। आमना बिल्कुल हमें फाइनल प्रेजेंटेशन दिखा दें तमाम चीज़ों की, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया कि हमारे आज मेन्यू में 3 चीज़ें थी जी, कॉफ़ी, एपेटाइजर्स एंड पुडिंग। सो ये रेडी हो गया, सब कुछ रेडी है। और वो किधर गए हमारे एपेटाइजर्स? ओके, दीज आर हियर। ओ लवली, ये दिखा दीजिए जी, फाइनल शॉट दिखाएं हमारे। ये चीज़ इसको हमने आपको दिखा दिया है। आमना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाईं और आपने हमें इतनी ज़बरदस्त रेसिपी सुबह सुबह बताई। मैं अपने देखने वालों से इजाज़त लूँगी जी। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है, और उसके साथ साथ मैं मुंतज़िर से रिक्वेस्ट करूँगी कि एंडिंग में आप कुछ हमें ज़रूर सुनाएं। क्या सुनाऊं? कुछ भी, व्हाटएवर यू फील लाइक, जो आपको लगता है कि सुबह सुबह हम सुन। याद तेरी याद
मुझे आने लगी। जान मेरी जान अब जाने लगी। ये मेरी सांस थम जाती अभी। तू सामने घर आती नहीं, पर जाने ना तू, जाने ना तू, पर जाने ना तू, जाने ना तू, पर जाने ना तू, जाने ना तू। ये अनकही सी है दास्तां, मैं तन्हा रह गया क्यों यहाँ। ओ खोया तुझे, खुद को खो दिया। बरसों था चुप अब रो दिया, पर जाने ना तू, जाने ना तू, पर जाने ना तू, जाने ना तू। थैंक यू। थैंक यू।